क्या आप भी लॉगिन का कोड कॉपी पेस्ट करते करते थक चुके हैं? JWT को समझने में आधा दिन लग जाता है और जब बात आती है प्रोटेक्टेड राउट्स क्रिएट करने की, तब तो भाई साहब हालत ही खराब हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक कंप्लीट ऑथेंटिकेशन सिस्टम के ऊपर एक वीडियो ही लेके आए जो कि बिगिनर्स फ्रेंडली होगी, जिसके अंदर हम लोग चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप एकदम डेप्थ में समझ रहे होंगे। कोई भी ज़्यादा बोरिंग थ्योरी नहीं और कोई भी शॉर्टकट्स का यूज़ नहीं किया है। हर एक चीज़ को एकदम डेप्थ में समझाया है कि कौन सा पैकेज किस लिए यूज़ हो रहा है और उसके बाद चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करवाई है। तो थियोरिटिकल और उसी के साथ साथ उसके इम्प्लीमेंटेशन को दोनों को साथ में लेके चला हूँ। तो इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस पूरी वीडियो के अंदर हम लोग ऑथेंटिकेशन के सिस्टम का बैकएंड बिल्ड कर रहे होंगे, जिसमें बैकएंड में बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ को हम लोग क्रिएट करेंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे JWT से टोकन्स क्रिएट करते हैं, कैसे पासवर्ड को हैश करके स्टोर करते हैं और उसी के साथ साथ कैसे एक प्रोटेक्टेड राउट्स को क्रिएट करते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बट इफ़ आपको कोई भी डाउट होता है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में आपको पिन करके मिल जाएगी, जिसमें आप ज्वाइन करिए। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, उसमें मैं आपको मदद करूंगा। और एक और चीज़, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी सजेशन देना है तो वो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट एक फुल लेंथ ट्यूटोरियल है। इसमें हो सकता है कुछ चीज़ें छूट गई हों, कुछ चीज़ों को मैं इंप्रूव कर सकता हूं, तो वो भी आप बिल्कुल बताएं, क्योंकि मैं सजेशंस के लिए हमेशा ओपन रहता हूं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। और बढ़ते हैं तो हम लोग सीधा अपने प्रोजेक्ट की तरफ, समझते हैं चीज़ों को कैसे हम लोग एक रियल वर्ल्ड सिस्टम बना सकते हैं जो कि एक असली कंपनीज यूज़ कर रही हैं। तो सीधा कोडिंग पे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्यों और कैसे हो रही हैं वो सारी चीज़ें अपने कोड के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का मतलब क्या है। तो ऑथेंटिकेशन बेसिकली सिर्फ इतना सा सवाल कहता है कि आप कौन हैं। ये चेक करता है कि यूज़र लेजिट है या नहीं। अब आप कौन है से क्या मतलब है कि हम लोग का जो ब्राउज़र या हम लोग की वेबसाइट है, जैसे हम लोग कह सकते हैं हमारा लॉगिन पेज हमसे डिटेल्स मांगता है कि हमारा आपको ईमेल दे दीजिए, पासवर्ड दे दीजिए, जिससे वो वेरीफाई करेगा। तो ये बेसिकली ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट है, जिसमें ब्राउज़र या वेबसाइट हम लोग से अपनी इंफॉर्मेशन ले रही है और उससे वो पता लगा रही है कि हम लोग कौन हैं। फिर जैसे ही वो हम देख लेती है कि ये कौन है पर्टिकुलर, उसने जैसे ही यूज़र से इंफॉर्मेशन ले ली है, तब वो पार्ट आता है ऑथराइजेशन वाला। वो बताता है कि आपको क्या-क्या एक्सेस है। अब क्या एक्सेस है? मतलब ऑथेंटिकेट यूज़र से ये डिसाइड होता है कि वो जो यूज़र है वो पर्टिकुलरली क्या-क्या चीज़ों को कर सकता है। क्या वो एक नॉर्मल यूज़र है या वो एक एडमिन है जो सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली हैंडल कर सकता है। वो जो पावर्स जो डिसाइड करेगा, वो ऑथराइजेशन ही डिसाइड करेगा। तो ऑथेंटिकेशन से ये पता चल रहा है कि वो पर्टिकुलर यूज़र कौन है, वो एक नॉर्मल यूज़र है या एक एडमिन है। और ऑथराइजेशन उस ऑथेंटिकेशन के हिसाब से उस चीज़ों को एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें ऑथेंटिकेशन का, तो मान लीजिए हम लोग एक कंसर्ट में गए हैं। अब उसमें घुसने के लिए हम लोग को टिकट चाहिए होगी। तो टिकट में हम लोग की सारी डिटेल्स होती हैं कि हमारा नाम क्या है, हम लोग की कौन से ज़ोन की टिकट है, वीआईपी ज़ोन की है, एक नॉर्मल ऑडियंस है, क्या चीज़ है। तो हम लोग बस अपनी टिकट दिखाएँगे। ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट में वो जो टिकट चेक कर रहा होगा, वो डिसाइड करेगा कि आपको किस ज़ोन में जाने तक का एक्सेस है। आप वीआईपी ज़ोन में जा सकते हैं या सिर्फ़ एक नॉर्मल ऑडियंस एरिया में ही रह सकते हैं। तो वो चीज़ें ऑथराइजेशन वाला पार्ट है। तो अब ये काम कैसे करता है? तो बेसिकली यूज़र लॉगिन करेगा, जिससे को हम लोग ऑथेंटिकेशन कहते हैं। और ऑथेंटिकेशन के टाइम यूज़र को एक टोकन मिलता है, जिस टोकन को हर एपीआई रिक्वेस्ट के साथ वेरीफाई करवाना होता है। अब उस टोकन के अंदर ही जो भी डिटेल्स, जो भी एक्सेस एक यूज़र को मिलना चाहिए, वो उसके अंदर कहीं न कहीं छुपा होता है। उसी के हिसाब से एक रोल बेस्ड एक्सेस सिस्टम हम लोग क्रिएट करेंगे। तो ये था एक ओवरव्यू, जिससे आप समझ सकते हैं कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन क्या है। इंटरव्यू पार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ शुरुआत में हो सकता है आपको सिर्फ़ एक्सप्लेन करने के लिए कह दिया जाए। ठीक है? तो ये एक्सप्लेनेशन सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन होने वाला है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि फ़ोल्डर स्ट्रक्चर कौन-सी बड़ी चीज़ है, तो भाई रुक जाओ, हम एक कोई ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना रहे हैं, ना कि कोई हेलो वर्ल्ड ऐप। स्ट्रक्चर गलत हुआ तो 5-6 फाइल्स के बाद आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि क्या बैकएंड, क्या फ्रंट एंड और कौन-सी फाइल्स कहाँ हैं। वो सारी चीज़ें एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगी।
तो हम लोग इसमें एक रियल वर्ल्ड अप्रोच का फॉलो करेंगे, जैसे कंपनीज में होता है, जिससे हम चीज़ों को क्लीन और स्केलेबल फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में सेपरेट करेंगे, जिससे हर एक फ़ोल्डर का अपना सेपरेट कंसर्न हो, वो अपनी चीज़ों को प्रॉपर्ली हैंडल कर रहा हो। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए हम लोग एक बहुत ही बेसिक सा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम मैं दे दूँगा मर्न ऑथ सिस्टम। ठीक है, ये हम लोग ने एक बेसिक अपना जो पेरेंट फ़ोल्डर है, वो क्रिएट कर दिया है। अब सिंपली इसको मैं वीएस कोड से खोल लेता हूँ। अब इसके अंदर हम लोग को इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसा कि यहाँ लिखा भी हुआ है कि हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक क्लाइंट नाम से और एक सर्वर नाम से। क्लाइंट बेसिकली जो हम लोग का रिएक्ट फ्रंट एंड हैंडल कर रहा होगा, और सर्वर वाला जो कि हमारे एक्सप्रेस के बैकएंड को सारी चीज़ों को सेटअप करेगा। तो ये तो भी सिंपल लग रहा होगा, बट जो अंदर का स्ट्रक्चर है, वहाँ असली गेम चेंज करेगा। तो पहले हम लोग अपना मेन स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें पहला है क्लाइंट क्लाइंट और दूसरा फ़ोल्डर जो होगा वो होगा हमारा सर्वर नाम से। अब हम लोग इसके और डीप ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सर्वर वाले फ़ोल्डर की बात करेंगे कि कौन-सा फ़ोल्डर के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें होने वाली हैं। तो उसके अंदर भी काफ़ी बड़ा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर फ़ॉलो करेंगे, जिसमें सर्वर के अंदर index.js फ़ाइल बनाएँगे, ये हमारी मेन फ़ाइल रहेगी। फिर एक राउट्स नाम का फ़ोल्डर रहेगा, कंट्रोलर्स नाम का फ़ोल्डर रहेगा, मॉडल्स और मिडलवेयर। अब इन सब का यूज़ क्या है, उसका भी मैं ओवरव्यू आपको अभी देते हुए चलूँगा, जैसे-जैसे हम लोग इन चीज़ों को बनाते रहेंगे। हर एक फ़ोल्डर का अपना अलग काम होगा, जिससे जब भी आपको एक फाइल में जाना होगा या चेंज करना होगा, तो उसके नाम से ही आपको क्लियर रहेगा कि कौन से पार्ट में जाना है और कौन से पार्ट में नहीं जाना है, जिससे कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी। तो सर्वर में सबसे पहला जो हम लोग अपना फाइल क्रिएट करेंगे, वो है index.js, क्योंकि ये हम लोग की मेन फाइल होगी, जिसके अंदर हम लोग प्रॉपर एक सर्वर सेटअप करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग इसके अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, जो कि होगा कॉन्फिग नाम का। अब ये कॉन्फ़िग फ़ोल्डर करेगा क्या? कॉन्फ़िग हमारे जो भी कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है, जैसे डेटाबेस से कनेक्ट करना, एनवायरनमेंट्स को बहुत सारी सेटअप करना, वो सारा पार्ट इस कॉन्फ़िग नाम के फ़ोल्डर के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे। फिर जो दूसरा फ़ोल्डर हम लोग जो क्रिएट करेंगे, वो है राउट्स नाम से, जिसके अंदर हम लोग जो भी राउट्स होंगे, अपने एपीआई एंड पॉइंट जो क्रिएट करना होगा, वो इस राउट फ़ोल्डर के अंदर हम लोग क्रिएट कर रहे होंगे। उसके अलावा हम लोग अब एक राउट है, तो उसका कंट्रोलर भी होगा, तो एक और हम लोग क्रिएट कर लेंगे कंट्रोलर्स, जिसमें हम लोग फंक्शंस जो भी पार्ट हम लोगों को रन करवाना है एक पर्टिकुलर राउट पे, वो सारा पार्ट हम लोग कंट्रोलर्स के अंदर रखेंगे। इसके अलावा एक और फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, जो कि होगा हम लोग का मॉडल्स। अब मॉडल्स ही बेसिकली हर एक वो चीज़ को स्टोर करेगा, वो स्कीमा डिफाइन करेगा कि अगर यूज़र है, तो यूज़र का मॉडल कैसा होना चाहिए, यूज़र के में कैसी इन्फॉर्मेशन स्टोर होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मॉडल डिफाइन कर रहा होगा। इसके अलावा एक मिडलवेयर्स नाम का फंक्शन बनेगा, फंक्शन नहीं सॉरी फ़ोल्डर बनेगा, जिसमें हम लोग मिडलवेयर्स को डिफाइन करेंगे। अब मिडलवेयर्स क्यों डिफाइन करेंगे? बेसिकली रोल बेस्ड एक्सेस या किसी एक पर्टिकुलर राउट से पहले अगर आपको कोई चीज़ चलानी है, तो वो मिडलवेयर में हम लोग डिफाइन कर रहे होंगे। तो ये थे बेसिक फ़ोल्डर्स जो हम लोग को क्रिएट करने ही करने होते हैं, एक अपने बेसिक से एक्सप्रेस ऐप को सेटअप करने से पहले। फ्रंट एंड वाला पार्ट पे अभी हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि फ्रंट एंड जब हम लोग रिएक्ट को सेटअप करेंगे, उसी समय वो सारी चीज़ें हम लोग प्रॉपर्ली देख लेंगे। ये बता दूँ। तो ये तो था हम लोग का बैकएंड वाला पार्ट, बट अभी भी फ्रंट एंड वाला काम बाकी है। तो फ्रंट एंड को भी एक मॉड्यूलर बनाएँगे, जिसमें हर एक छोटी-छोटी चीज़ें अपना स्पेसिफिक काम कर रही होंगी, जिससे बहुत सारी चीज़ें स्केलेबल होगी, और अगर आप किसी टीम के साथ काम कर रहे होंगे, तो सबको एक क्लियरली समझ में आएगा कि हाँ भाई, ये एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर सही है। तो अब क्लाइंट साइड में हम लोग कैसे फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करें, वो तो बिल्कुल एम्प्टी पड़ा हुआ है। तो हम लोग अपना टर्मिनल खोल लेंगे, और टर्मिनल जैसे ही खोलेंगे तो वो दिखा रहा है कि हम लोग हैं मर्न ऑथ सिस्टम वाले फ़ोल्डर में। तो मैं फटाक से चेंज करूँगा सीडी में डाल के कि चेंज डायरेक्टरी, और जो क्लाइंट वाला फ़ोल्डर है, CLI लिखूँगा और टैब दबाऊँगा, वैसे ही क्लाइंट उसने अपने आप ही सजेस्ट कर दिया है। एंटर करूँगा, क्लाइंट वाला फ़ोल्डर खुल चुका है। अब इसके अंदर मैं अपनी वीट ऐप सेटअप कर लूँगा। तो npm create वीट @latest और स्पेस देके डॉट, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस क्लाइंट वाले फ़ोल्डर के अंदर ही सारी फाइल्स इंस्टॉल हो जाएँ। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा, ये मुझसे और चीज़ें पूछने वाला है कि हाँ, प्रोसीड। अब ये पूछेगा पैकेज का नाम क्या रखना है,
तो बेसिकली क्लाइंट ही रख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिएक्ट फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे और वेरिएंट हम लोग का नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ही रहेगा, क्योंकि एक बिगिनर फ्रेंडली है तो हम लोग जावास्क्रिप्ट का ही यूज़ कर रहे होंगे। अब एक दूसरा कमांड ये खुद ही बता रहा है कि npm इंस्टॉल कर लो, तो npm इंस्टॉल या npm i भी लिख सकते हैं आप। तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस इसने अपना स्टार्ट कर लिया है। क्लाइंट साइड में कुछ ज़्यादा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी हम लोग चीज़ें क्रिएट करेंगे थोड़ी और, जिससे चीज़ें रीयूजेबल और स्केलेबल वे में हम लोग क्रिएट कर पाएँ। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम लोग अपने फ़ोल्डर्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो एसआरसी के अंदर मैं एक और फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, जो कि होगा कंपोनेंट्स नाम से, जिसमें जो भी रीयूजेबल कंपोनेंट्स होंगे उसको मैं इसके अंदर स्टोर कर रहा हूँगा। उसके बाद एक पेजेस नाम का मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा, जिसके अंदर जो मेन पेजेस हैं, अब है तो ये JSX एलिमेंट ही, बट इसका मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा ज़रूर। इसको कैंसल करते हैं ताकि ये फटाक से पेज बन जाए। बिल्कुल, तो पेज बन चुका है। इतना पार्ट हम लोग ने क्लाइंट साइड पे भी कर लिया है। फिलहाल मैं क्लाइंट साइड को ज़्यादा नहीं छेड़ूँगा, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे, जब हम लोग रिएक्ट के ऊपर आ रहे होंगे। देखो भाई, फ्रंट एंड बिना बैकएंड के खाली प्लेट जैसा होता है। दिखने में तो अच्छा है पर खाने के लिए कुछ नहीं है। तो इसके लिए हमको चाहिए होंगे डेटा। तो बैकएंड से शुरू करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वही हमारा ब्रेन है। हमारा यूज़र इनपुट क्या करेगा, कैसे स्टोर करेगा, कैसे वैलिडेट होगा, लॉगिन होते ही टोकन मिलेगा, ये सब कुछ इस बैकएंड पे ही हो रहा होगा। सो फ्लो बेसिकली सिंपल सा यही है। यूज़र फ्रंट एंड से रजिस्टर करेगा, वो डाटा बैकएंड पे जाएगा, जिसको हम लोग उधर वैलिडेट भी करेंगे, पासवर्ड को हैश करेंगे और मोंगोडीबी में सेव करवा देंगे, बस इतना सा। और अगर फिर वो लॉगिन भी करता है तो वही डेटा वापस बैकएंड पे जाएगा, वेरीफाई होगा, टोकन मिलेगा और फ्रंट एंड में सिक्योरली उसको हम लोग यूज कर रहे होंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक्सप्रेस ऐप को सेटअप करने के लिए। अब तक समझ गए होंगे कि बैकएंड क्या करता है। अब हम अपने बैकएंड बना रहे हैं। एक्सप्रेस जेएस के साथ हम एक छोटा सा सर्वर रेडी करेंगे। तो सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे। सबसे पहले हम अपने बैकएंड को प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहली कमांड जो हम लोग को रन करनी होती है, यहाँ मैं एक नया कमांड खोल लूंगा, जिसमें मन ऑथ सिस्टम के अंदर मुझे अपने सर्वर वाले फोल्डर में जाना है, तो cd सर्वर। अब सबसे पहला कमांड जो हम लोग रन करेंगे वो है npm init -y। अब इससे होगा क्या, ये एकदम से हमारे लिए एक फाइल क्रिएट कर देगा जिसका नाम है package.json। ये हमारा पूरा बैकएंड का कॉन्फ़िगरेशन होल्ड करता है। तो चाहिए होगा बिल्डर, जो कि हमारा एक बैकएंड बनाएगा, और वो बिल्डर एक एक्सप्रेस है। ये एक लाइट वेट फ्रेमवर्क है जो कि नोड जेएस के लिए बनाया गया है, और इससे बैकएंड बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी और एकदम मस्त हो जाता है। तो चलो सबसे पहले इस पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। तो npm i एक्सप्रेस, तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है, और अपने बेसिक से index.js में हम लोग उसका अब सेटअप शुरू करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी पैकेज हम लोग इंस्टॉल करेंगे, उसको अगर जब भी यूज़ करना होगा तो मैं रिक्वायर करके एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा। आपको हर जगह ये चीज़ को याद रखना ही रखना है। तो सबसे पहले मैंने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया, अब मुझे एक्सप्रेस का यूज़ करके सर्वर क्रिएट करना है। तो सबसे पहला काम वही काम करेंगे कि एक वेरिएबल में उस चीज़ को रिक्वायर करके स्टोर कर लेंगे कि रिक्वायर स्पेलिंग चल जाओ एक्सप्रेस। ठीक है, इसको मैंने रिक्वायर कर लिया। अब यहाँ हम एक ऐप बनाने वाले हैं। एक्सप्रेस के अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, तो एक कॉन्स्ट ऐप एक्सप्रेस, अब मैं वो चीज़ वापस से एक ऐप नाम के वेरिएबल को दे रहा हूँ। मतलब मैंने यहाँ एक्सप्रेस को कॉल कर लिए, समझ लीजिए। तो इसका मतलब कि एक्सप्रेस की जितनी भी पावर्स हैं, वो इस ऐप नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो चुकी हैं। मतलब ऐप नाम की चीज़ों से हम लोग अब एक सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। तो अब कैसे क्रिएट करेंगे? एक्सप्रेस हम लोग को एपीआई एंड पॉइंट्स क्रिएट करने में भी मदद करता है। तो मैं ऐप डॉट एक बेसिक सा राउट क्रिएट कर रहा हूँ, ऐप डॉट गेट एक स्लैश राउट जो कि बेस यूआरएल पे ही रहने वाला है, और इसके अंदर एक फंक्शन यूज होगा जो कि होगा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और ये रिस्पॉन्स में दे रहा होगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड हे फ्रॉम सर्वर। ठीक है, अब यहाँ तो हम लोगों ने एक एपीआई एंड पॉइंट बना दिया। अब तक हम लोग ने इसको ये नहीं बताया कि कौन से पोर्ट पे चलना चाहिए, तो इसको हम लोग बताएंगे ऐप डॉट लिसन, और जो भी पोर्ट हम लोग देंगे कि मान लीजिए 3000 पोर्ट,
उस पे ये चलेगा और उसी के साथ-साथ मैं इसको एक फंक्शन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि अगर इस पोर्ट पे ये सक्सेसफुली रन कर रहा है, तो ये फंक्शन चल जाए। अब जिसमें कंसोल करवा देंगे मैं सिंपल सा कि सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 3000। ठीक है, इतना बेसिक सा हम लोग ने एक सर्वर को सेटअप कर लिया। अब देखते हैं क्या ये सर्वर हम लोग का चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। अब सर्वर चलाने के लिए तो मैं सबसे बेस्ट सजेशन देना चाहूँगा कि आप नोडेमॉन का यूज़ करें। बार-बार सर्वर बंद करके चालू करना बोरिंग हो सकता है। इसलिए नोडेमॉन का यूज़ करिए जिससे वो ऑटो रीस्टार्ट करेगा जब भी आप फाइल में कोई चेंज कर रहे होंगे। डेवलपर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाइफ सेविंग चीज़ है। तो इसीलिए मैं नोडेमॉन से इस सर्वर को स्टार्ट करता हूँ। तो npx नोडेमॉन और इंडेक्स वाली फाइल थी तो index.js से। देखिए अभी सर्वर रन भी कर रहा है और सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 3000 भी यहाँ शो हो रहा है। तो हम लोग का जो एपीआई एंड पॉइंट था वो देखते हैं वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं पोस्टमैन खोल लेता हूँ और पोस्टमैन में बेसिक से अपने जो स्लैश राउट है उसी पे रिक्वेस्ट भेजूंगा। तो खुलने में थोड़ा सा टाइम लग गया, थोड़ा सस्ता सेटअप है वो तो आप समझ ही सकते हैं। तो चलिए इसको मैं अलाउ करता हूँ और यहाँ से मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ। सिर्फ स्लैश राउट पे बेस यूआरएल पे रहेगा और एक गेट मेथड है और जैसे ही मैं सेंड करूँगा, देखिए अब यहाँ आ रहा है हे फ्रॉम सर्वर जो कि हम लोग ने यहाँ भेजा हुआ था। तो इसका मतलब हम लोग का जो सर्वर है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। तो भाई इतना सिंपल था बैकएंड का एक पहला स्टेप। अब आप एक बैकएंड डेवलपर बनने की राह पे एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। अगला स्टेप है एपीआई बनाना, कैसे डेटा को भेजना है, कैसे मॉडल्स क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें अब हम लोग आगे सीखेंगे। तो भाइयों इतना सिंपल था एक एक्सप्रेस ऐप को सेटअप करना। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं कि कैसे एक मोंगोडीबी के डेटाबेस से हम लोग कनेक्शन सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि उसके बिना हम लोग डेटा स्टोर कहाँ करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने मोंगोडीबी के कनेक्शन की तरफ। तो जिसके लिए हम लोग यूज करने वाले एक और पैकेज जिसका नाम है मोंगूज। तो भाई ये सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं मोंगूज। मोंगोडीबी से बात करने के लिए हम लोग कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा काम आता है। तो मैं पहले अपने सर्वर को बंद करूंगा और npm i mongoose इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया है। बहुत ही सिंपल। अब इसी के साथ-साथ एक और पैकेज का यूज़ करेंगे हम लोग जो कि है .env। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सीक्रेटली हम लोग को स्टोर करके रखनी पड़ती हैं ताकि अगर वो चीज़ें पब्लिक हो गई तो हो सकता है वो चीज़ कोई दूसरा एक्सेस कर ले। इसलिए मैं एक और पैकेज इंस्टॉल करूँगा तो npm i .env। ठीक है। अब इतना तो हम लोग ने इंस्टॉलेशन वाला पार्ट तो हम लोग का क्लियर हो चुका है। इसको बट थोड़ा सेटअप भी करना होगा जिसमें सबसे मेजर जो सेटअप होगा वो हम लोग का होने वाला है .env को कैसे कॉन्फ़िगर करें। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उस कॉन्फ़िगरेशन वाला ही पार्ट को देखते हैं। तो .env कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग को दो चीज़ करनी पड़ेगी। सबसे पहले एक .env वाली फाइल बनानी पड़ेगी। अब ये .env वाली फाइल है क्या? ये हमारे एक लॉकर की तरह काम करेगी। तो सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ .env। तो हम लोगों ने फाइल क्रिएट कर लिया। अब ये फाइल कर क्या रही है? ये जो .env वाली जो फाइल है, ये मान लीजिए हमारा एक लॉकर है। यहाँ हम लोग चीज़ों को सीक्रेटली स्टोर करके रख पाएँगे, जैसे कि मोंगोडीबी का यूआरएल, हम लोग के पोर्ट्स कौन से हैं, हम लोग के टोकन्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर स्टोर करेंगे। और एक और चीज़, इसको हम लोग गिटहब के कोड बेस के साथ अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अपलोड कर देते हैं तो फ़ायदा ही क्या है इसको सिक्योर रखने का। तो इसके अंदर मैं मोंगोडीबी का यूआरएल भी स्टोर कर रहा हूँगा। तो इसमें सबसे पहले मैं मोंगोडीबी का एक यूआरएल बना देता हूँ। मोंगोडीबी यूआरएल इक्वल्स टू, अब मोंगोडीबी का जो लोकल वाला जो यूआरएल है उसको मैं इसमें डाल दूंगा। आप अगर मोंगोडीबी एटलस का यूज कर रहे हैं तो उसका यूआरएल इसके अंदर पड़ेगा। तो मोंगोडीबी कोलन स्लैश स्लैश 127.0.0.1 कोलन 271 सॉरी 27017 स्लैश जो भी हम लोग को डेटाबेस का नाम रखना है। तो मैं कहता हूँ ऑथ मर्न यूट्यूब। ठीक है, ये हम लोग ने बेसिक सा एक env फोल्डर क्रिएट किया और उसके अंदर वेरिएबल स्टोर कर दिया। बट सिर्फ इतना ही नहीं, इसको कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा। एक पैकेज है तो सबसे पहला बात कि इसको हम लोग रिक्वायर करेंगे और एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो डॉट env
इज इक्वल्स टू रिक्वायर डॉट ई एन वी। अब जैसे ही मैंने इसको रिक्वायर कर दिया है, इसका कन्फिग्रेशन के लिए मैं सबसे पहला जो काम करने वाला हूं वो है इस वेरिएबल को यूज करूंगा डॉट ई एन वी डॉट कॉन्फिग और इस फंक्शन को रन करवा दूंगा। बस सिंपल सा, इस छोटी सी लाइन ने मेरा पूरा डॉट env को कॉन्फ़िगर कर दिया है। इसके अलावा मुझे और कोई भी चीज़ नहीं करनी है। बस छोटा सा चेंज जब वहाँ करेंगे जब हम लोग को उन चीज़ों को यूज़ करना है। तो अब हम लोग डेटाबेस कनेक्शन के लिए अपनी एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं कॉन्फ़िग नाम के फ़ोल्डर में, जिसका नाम मैं दे दूँगा db.js। तो मैंने फाइल क्रिएट कर ली है। मैंने mongoose पैकेज को पहले ही इंस्टॉल कर लिया, जैसा अभी हम लोगों ने देखा आगे। तो ये जो भी चीज़ हम लोग इंस्टॉल करेंगे उसको रिक्वायर करके वेरिएबल में स्टोर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग mongoose को रिक्वायर करके एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। mongoose रिक्वायर mongoose, ठीक है, मैंने रिक्वायर करके एक अपने वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। इतना सिंपल सा काम मैंने कर दिया। अब इसके अलावा एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि हमारे कनेक्शन को बिल्ड करने में मदद करेगा। तो एक ES6 वर्जन का फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो कनेक्ट डीबी नाम का एक फंक्शन रहेगा, एक एरो फंक्शन, ठीक है, जिसके अंदर ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज कर रहे होंगे हम लोग, क्योंकि एरर हैंडलिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिसके अंदर एरर आएगा, ठीक है, इतना पार्ट डन है। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सी चीज़ों से कैसे कनेक्शन बिल्ड करना है। अब ये एक असिंक टास्क होगा। क्यों एक असिंक टास्क होगा? क्योंकि हो सकता है डेटाबेस से कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, तो इसीलिए इसको असिंक्रोनस वे में हैंडल करेंगे। तो जिसमें कनेक्शन बिल्ड करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ mongoose डॉट कनेक्ट का, जिसके अंदर मैं अपना यूआरएल पास करूंगा। अब यूआरएल तो मैंने डॉट env वाली फाइल में बना दिया था, तो उसका मैं यहाँ कैसे यूज करूं? तो मैं जावास्क्रिप्ट में जैसे हम लोग बैकटिक्स का यूज करके और डॉलर और कर्ली ब्रैकेट्स में हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो वो एक वेरिएबल को स्टोर करने की पावर देता है। तो उसी चीज के अंदर हम लोग लिखेंगे प्रोसेस डॉट env। ये बताता है कि डॉट env फाइल से कुछ लाना है, और env के बाद जो डॉट के बाद हमें क्या लिखना है, जो भी हमने वेरिएबल का नाम दे रखा है वो। तो इसको उठा के मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो इसका मतलब कि इस लाइन की जगह हम लोग का डॉट env के अंदर जो भी वैल्यू हम लोगों ने स्टोर कर रखी है वो चीज़ यहाँ ऑटोमेटिकली आके शो हो जाएगी। अब ये एक असिंक टास्क था जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, तो इसको वेरिएबल में स्टोर कर लिया और ये एक अवेट कीवर्ड यूज करेगा। ठीक है, अब इतना पार्ट हो गया। अब जैसे ये लाइन चल जाएगी, अगर ये लाइन प्रॉपरली काम कर जाती है तो नेक्स्ट लाइन रन करेगी, जिसमें हम लोग सिंपल सा कंसोल कर देंगे कि डेटाबेस में वो चीज़ें प्रॉपरली कनेक्टेड हो गई कि मॉन्ग। तो हम लोग लिख देंगे कनेक्टेड विथ डेटा बेस। ये 2 बार ए कैसे बड़ा हो गया और इसमें ओ कैसे बड़ा हो गया, ठीक है। अब अगर बाय चांस नहीं होता है तो उसको हम लोग यहाँ शो करवा रहे होंगे कि कंसोल डॉट लॉग एरर। अब एरर को पूरा का पूरा एरर शो कर दूंगा। एरर के अंदर हम लोग को मिलती है एक मैसेज नाम की फील्ड, उसको मैं यहाँ शो करवा रहा हूँ। और उसके बाद एक और लाइन लिखेंगे जिसको लिखेंगे प्रोसेस डॉट एग्जिट 1। अब ये इसलिए लिखते हैं ताकि हम लोग फोर्सली इस कनेक्शन को रिजेक्ट कर पाए, ताकि अगर एरर आ रहा है तो वो बार बार वो फंक्शन रन ना करे, तुरंत ही वो चीज एग्जीक्यूट होना बंद हो जाए। अब ये फंक्शन तो यहाँ क्रिएट हुआ है, बट मेन फाइल हम लोग की इंडेक्स डॉट जेएस थी, इसीलिए इस फंक्शन को हम लोग अब करने वाले हैं एक्सपोर्ट यहाँ से, ताकि मैं वहां उस चीज को यूज कर पाऊं। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और इस फंक्शन का नाम जो कि हम लोगों ने दिया था कनेक्ट डीबी, वो मैं यहाँ दे दूंगा। तो ये था हमारा एक छोटा सा कस्टम MongoDB कनेक्टर। अगर कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया तो ये लिख के आएगा कनेक्टेड विद डेटाबेस, और अगर एरर आता है तो ये पूरा एरर प्रॉपरली शो कर रहा होगा। अब इसके बाद बेसिक सा हमको index.js में इस फाइल को रिक्वायर करनी है कि सिंपल सा एक वेरिएबल के अंदर कनेक्ट डीबी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं, और इसके अंदर अपनी उस फाइल को मैं रिक्वायर कर लूंगा जो कि कॉन्फ़िग फाइल में डीबी के नाम में थी। अब वो एक फंक्शन था, तो इसलिए मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया है। बट यहाँ अभी एक प्रॉब्लम होने वाली है। मैंने जो डॉट env फाइल को जो कॉन्फ़िगर किया था, मतलब एक फाइल समझ पाए कि प्रोसेस डॉट env के अंदर क्या चीज़ लाना है, वो तो इस लाइन के जैसे हो रहा है।
बट मैंने फंक्शन को पहले ही रन करवा दिया है। इसका मतलब ये चीज़ अपना ऐप समझ ही नहीं पाएगा कि क्या चीज़ हो रही है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें, .env वाली जो कॉन्फ़िगरेशन वाली जो फ़ाइल है, वो सबसे ऊपर होगी। तो इसको मैं इसके ऊपर कर देता हूँ, नीचे अपना फ़ंक्शन है। अब ये प्रॉपर्ली काम करेगा। तो अपने फ़ोल्डर में वापस चले जाता हूँ सर्वर में और npx nodemon index। देखिए अब ये स्टार्ट हो चुका है। सर्वर स्टार्टेड ऑन 3000 पोर्ट और कनेक्टेड विद डेटाबेस भी ये चीज़ों को प्रॉपर्ली दिखा रहा है। तो हमने 3 स्टेप में काम किया, .env को लोड किया, एक डेटाबेस कनेक्शन बनाया और सर्वर को स्टार्ट कर दिया वही फंक्शन को कॉल करके। तो एक और बोनस स्टेप, .env वाली फाइल को .getignore वाली फाइल में ज़रूर डाल देना, वरना आपका पासवर्ड पूरी दुनिया देख लेगी। अब हमारा बैकएंड सर्वर रेडी है रियल टाइम में मोंगोडीबी से बात करने के लिए। अब जो भी यूज़र साइन अप करेगा, उनका डेटा हमेशा के लिए डेटाबेस में सेव रहेगा। तो भाइयों बैकएंड बना तो रहे हो, लेकिन अब तक किसी को बताया नहीं है कि आपका यूज़र दिखता कैसा है। यही काम करता है हमारा मॉडल। बेसिकली ये ब्लूप्रिंट होता है जो कि बताता है कि एक यूज़र के पास क्या चीज़ होनी चाहिए, जैसे कि नाम, ईमेल, पासवर्ड और भी जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहें वो। तो मॉडल के बिना बैकएंड ऐसे है जैसे आधार कार्ड के बिना आदमी, मतलब कोई भी पहचान नहीं। तो चलिए देखते हैं। जिसके अंदर अपना पूरा एक मॉडल क्रिएट कर रहे होंगे। अब मॉडल डेटाबेस से रिलेटेड है, इसलिए इसके अंदर भी mongoose का ही यूज़ करेंगे। तो वही mongoose का यूज़ करना है, तो बेसिकली रिक्वायर करके एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो const mongoose इज इक्वल्स टू रिक्वायर mongoose वाले पैकेज को। ठीक है, इतना काम हम लोग का बेसिक काम जो हम लोग हर फाइल में कर रहे हैं, वो हम लोग ने कर लिया है। अब इसके अलावा हम लोग को जब स्कीमा क्रिएट करना है, जो एक ब्लूप्रिंट है, वो क्रिएट करने के लिए हम लोग को चाहिए होगा mongoose डॉट स्कीमा। mongoose डॉट कैपिटल एस रहेगा इसका स्कीमा। अभी हम लोग को स्कीमा एक डिजाइन दे रहा है कि किस तरह का यूजर हम लोग को क्रिएट करना है। तो इसके अंदर हम लोग जो जो फील्ड्स इसके अंदर ऐड करेंगे, वो इसके अंदर हम लोग को डिजाइन करनी होगी। डिजाइन कैसे करें? तो सिंपल सा, मुझे चाहिए नेम चाहिए, तो नेम मैं बताऊंगा और नेम के अंदर उसके अंदर कैसी कैसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो चीज एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैं डिफाइन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसका टाइप क्या होना चाहिए। तो मैं कहूंगा नेम एक अपना स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। एक दूसरी जो प्रॉपर्टी है, जो कि है रिक्वायर्ड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये बताता है कि क्या आपका जब भी डेटाबेस में हम लोग चीजें क्रिएट करेंगे, तो क्या ये पर्टिकुलर फील्ड रिक्वायर्ड है। अगर मैं यहाँ ट्रू सेट कर देता हूँ, तो इसके बिना डेटाबेस में वो चीज़ क्रिएट हो ही नहीं पाएगी। अगर नेम देना आप भूल गए, तो डेटाबेस में चीज़ें क्रिएट होगी ही नहीं। तो इसलिए इसका यूज़ बहुत ही सोच समझ के करिए, और अगर बहुत ज़रूरी भी है ये चीज़ को यूज़ करना। इसके बाद नेम में इतना ही हम लोग रखेंगे। फिर हम चाहिए ईमेल, तो मैं ईमेल का यूज़ करूँगा। ईमेल भी एक ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर मैं टाइप रखने वाला हूँ स्ट्रिंग। ये भी एक स्ट्रिंग टाइप का रहेगा। रिक्वायर्ड, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, बिना इसके हम लोग आईडी क्रिएट नहीं कर रहे होंगे। तो ट्रू। और इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है जो कि है यूनिक। इसका मतलब ये बताता है कि अगर इस यूनिक को मैं अगर ट्रू कर दूं, तो ये हर ईमेल का एक अलग अलग होना चाहिए। ये बता रहा है वो कि ईमेल हर किसी की अलग अलग हो, वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि हम लोग कौन से पर्टिकुलर यूजर को टारगेट कर रहे हैं। इसलिए अगर सेम ईमेल्स के साथ दो आईडी क्रिएट कर रहे हैं, तो ये एरर पहले ही दे देगा। इसके अलावा ईमेल के अलावा मुझे एक चाहिए होगा अपना पासवर्ड। पासवर्ड का टाइप, इसको भी मैं एक स्ट्रिंग ही टाइप देने वाला हूँ, स्ट्रिंग। और इसके साथ साथ इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर दूंगा ट्रू। और इसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं, जैसे मिन लेंथ, मैक्सिमम लेंथ, बट वो सारी चीजें इसके अंदर हम लोग नहीं करेंगे। और इसके बाद हमको चाहिए होंगे टाइम स्टैम्प्स के कब क्रिएट हुआ है और कब अपडेट हो रहा है। तो ये सारी चीजों का ट्रैक बैकएंड ऑटोमेटिकली रखता है। तो आप जो यहाँ वाला जो देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद एक कॉमा लगाइए और इसके बाद एक और ऑब्जेक्ट को स्टार्ट कर दीजिए, जिसके अंदर लिख देंगे टाइम स्टैम्प्स, STAMPS, और इसको मैं कर दूंगा ट्रू। बस इतना ध्यान रखना हो कि कहाँ ये ऑब्जेक्ट को शुरू करना है। मतलब जहां हम लोग ने स्कीमा के अंदर एक ऑब्जेक्ट खोला था, उसके बाद कॉमा देके एक और ऑब्जेक्ट खोल लेंगे। तो अब
यहाँ हम लोग इस चीज़ को एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा। ठीक है, इतना पार्ट हम लोगों ने कर लिया है। अब इसके बाद एक मॉडल क्रिएट करना है, इसलिए मैं इसको mongoose में एक और मेथड है जो कि है mongoose डॉट मॉडल, जिसके अंदर दो चीज़ को वो एक्सेप्ट करता है कि मॉडल डेटाबेस में किस नाम से क्रिएट करना है। तो मैं कह रहा हूँ यूजर नाम से क्रिएट कर देना। और सेकेंडली उसका जो ब्लूप्रिंट है वो क्या होने वाला है, तो ब्लूप्रिंट मैंने बताया कि जो ये यूजर स्कीमा है उसके जैसा होगा, तो मैं उसको लिख देता हूँ कि यूजर स्कीमा जैसा ब्लूप्रिंट उस मॉडल के अंदर आप रखिएगा। अब इसको भी मैं स्टोर कर दूंगा एक वेरिएबल में। अब वेरिएबल में इसको क्यों स्टोर कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके दूसरी जो फाइल्स मैं क्रिएट करने वाला हूँ उसके अंदर मुझे इस मॉडल का जरूरत पड़ेगी, जिससे मैं डेटाबेस में चीज़ों को स्टोर करवा पाऊंगा। इसलिए इसको अब मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से एक्सपोर्ट भी करूंगा, क्योंकि जब मुझे दूसरी फाइल्स में ज़रूरत पड़ेगी तो जब तक मैं एक्सपोर्ट नहीं करूंगा तो वहां मैं इंपोर्ट करूंगा कैसे। तो इसलिए मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर दिया। तो मॉडल की वजह से अब आपका जो डेटा है, जो डेटा स्ट्रक्चर है, बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट रहता है। चाहे आप कोई भी एपीआई कॉल करो, क्रिएट, अपडेट या डिलीट, हर जगह सेम फॉर्मेट फॉलो होगा। अगर मॉडल्स नहीं बनाते हो तो बार बार मैन्युअली चेक करना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर क्या है, जो कि बहुत ही बड़ा हेडेक हो जाएगा। यूज़र क्रिएट करना होगा तो बस यूज़र डॉट क्रिएट मेथड का यूज़ करेंगे और mongoose पूरा काम अपने आप ही हैंडल कर लेगा। अब हमारे बैकएंड में एक प्रॉपर आइडेंटिटी सिस्टम आ गया है, जिसमें हर यूजर का एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर फिक्स्ड है। तो अब आ गए हैं हम लोग एक ऐसे पार्ट पे जहां हम लोग एक सिक्योर ऑथेंटिकेशन सिस्टम की कहानी शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग बिल्ड करने वाले हैं राउट्स और उसके अंदर के यूजर रजिस्ट्रेशन वाले कंट्रोलर्स, जिसमें हम बैकएंड में यूजर को सिक्योरली रजिस्टर करेंगे और उसके पासवर्ड को हैश भी करेंगे, ताकि एक सिक्योर वे में सारी चीजें क्रिएट हो पाए। वो सारा लॉजिक एक एकदम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में जैसे यूज होता है, बिल्कुल उसी तरह हम लोग यूज करेंगे। अब चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन हो या कोई भी एक ऐप हो, उन सभी के अंदर बिल्कुल ऐसा ही लॉजिक एक लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बिगिनर फ्रेंडली तरीके से, चीजों को डेप्थ में समझते हुए। तो अब सबसे पहले राउट्स क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले अपने राउट्स वाले फोल्डर में एक फाइल क्रिएट करूंगा, जिसको मैं नाम दे दूंगा auth डॉट राउट्स डॉट जेएस। अब इसके अंदर मैं अपने सारे राउट्स को डिफाइन कर रहा हूँ। अब राउट्स डिफाइन करना है, राउट्स डिफाइन करने के लिए हम लोग एक्सप्रेस का यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग ने पहले ही जाना कि उसी की मदद से हम लोग एपीआई एंड पॉइंट्स क्रिएट कर रहे हैं। अब जब एक्सप्रेस का यूज करना है तो मैं एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लूंगा और वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा, रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है, अब इसके ही मदद से एक्सप्रेस के अंदर हम लोग को एक मेथड मिलता है जिसका नाम है राउटर। उसकी मदद से हम लोग सारी राउटिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो कॉन्स्ट राउट्स या राउटर नाम दे देता हूं मैं इसका, राउटर इक्वल्स टू एक्सप्रेस के अंदर डॉट कैपिटल आर रहेगा राउटर, और ये एक मेथड है इसलिए इसको कॉल करेंगे। अब इसी को हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि अब इसका मैं यूज बहुत सारी जगह करने वाला हूं। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू राउटर। बट अब आप कह रहे होंगे कि इसमें एंड पॉइंट कैसे क्रिएट हुआ, तो हम लोग अब यहाँ राउटर वेरिएबल का यूज करके कोई भी एपीआई एंड पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। तो राउटर डॉट गेट स्लैश, क्योंकि वही हम लोग का राउट होने वाला है, और इसके अंदर हम लोग का रहेगा एक फंक्शन। हालांकि इस फंक्शन को भी आगे जाके हम लोग अलग करेंगे, बट फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि क्या ये चीज रन कर रही है या नहीं कर रही है। रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और इसके अंदर मैं कह दूंगा हे फ्रॉम राउट। ठीक है, बट अब क्या इसका यूज हो जाएगा, तो नहीं, अभी भी एक छोटा सा काम बाकी है। मैंने बताया था सारी चीजें इंडेक्स डॉट जेएस में यूज होंगी, तो ये कैसे मैं लिंक करूं इस चीज को। तो इस चीज को लिंक करने के लिए बेसिकली मुझे एक राउट्स क्रिएट करना पड़ेगा। अब तक तो हम लोग ऐसे कर रहे थे, बट अब इसके बजाय मैं ऐप डॉट यूज का यूज करूंगा। यूज का यूज क्या बात है, यूज का यूज मतलब ऐप डॉट यूज का यूज करूंगा, और इसके अंदर मैं अपना बेस यूआरएल सेट करूंगा। मैं कहता हूं कि ऑथ इसका बेस यूआरएल की तरह सेट हो जाए। इसके आगे जो भी कंट्रोलर्स या जो भी राउट्स, कंट्रोलर्स नहीं राउट्स, वो मैं इसके आगे लगा दूंगा। अब राउट्स कैसे लगाएंगे, तो अपनी ऑथ वाली जो राउट्स वाली फाइल है उसको मैं रिक्वायर कर लेता हूं। तो कॉन्स्ट ऑथ राउट्स नाम हम लोग अपने मर्जी से दे सकते हैं, राउट्स इक्वल्स टू रिक्वायर, और अपनी फाइल को मैं रिक्वायर कर लूंगा राउट्स वाली फाइल में अपनी ऑथ डॉट राउट्स। ठीक है, अब उसी को मैं इस ऑथ के आगे यूज कर दूंगा। देखिए जैसे इतना पार्ट लिखूंगा, हम लोग का जो ऐप है वो वापस से
बिना किसी एरर के स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि हम लोग का काम बहुत ही परफेक्टली वर्क कर रहा है। देखते हैं उसको यहाँ कैसे यूज करेंगे पोस्टमैन में। तो पोस्टमैन में मैं आ चुका हूँ, बेस यूआरएल सेट है, इसके आगे मैं ऑथ लिखता हूँ कि वही मैंने इंडेक्स वाली फाइल में रखा था। अब ऑथ के आगे भी कुछ चीजें हो सकती हैं, पर फिलहाल मैंने यहाँ स्लैश रखा है क्योंकि इंडेक्स डॉट फाइल में ऑथ पे क्या करना है, इस वाली फाइल में जो भी राउट्स हैं उसको रन करवाना है। तो इस फाइल में स्लैश राउट है, मतलब ऑथ के आगे स्लैश, मतलब सिंपल ऑथ की ही बात कर रहा है वो। इसमें गेट मेथड है, बिल्कुल, तो यहाँ गेट मेथड मैंने लगा रखा है। अब इसको मैं जैसे ही सेंड करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। ये सेंड हो रहा है और देखिए हे फ्रॉम राउट लिख के आ रहा है, इसका मतलब हम लोग का ये जो राउटर है ये एकदम प्रॉपरली काम कर रहा है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं और आगे, जिसमें हम लोग अब क्रिएट करने जा रहे हैं कंट्रोलर्स। हम रजिस्ट्रेशन फंक्शन एक क्रिएट करेंगे जिसके अंदर पूरा लॉजिक लिखने वाले हैं। और अगर एक बात आपको एकदम सीरियस नोट पे बता दूं, अगर आपको रजिस्ट्रेशन राउट अच्छे से समझ में आ गया तो लॉगिन राउट बिल्कुल ही सेम है, और जो लॉग आउट वाला राउट है वो तो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। अगर आपको एक पर्टिकुलर राउट जो कि रजिस्ट्रेशन वाला है, सिर्फ वो आपको समझने की देरी है, उसके बाद आप सारी चीज़ों को काफ़ी ईज़िली क्रिएट कर लेंगे। तो हम लोग एमवीसी मॉडल का यूज़ कर रहे हैं, तो ये फंक्शन को भी हम लोग यहाँ से हटाएँगे, क्योंकि ये फंक्शन हम लोग यहाँ नहीं, हम लोग कंट्रोलर्स में रखेंगे। कंट्रोलर्स बेसिकली वो सारी चीज़ें को रखता है, जो भी हम लोग को एक फंक्शन में जो भी रन करवाना है वो। अपनी कंट्रोलर्स वाली फाइल में मैं एक और फाइल क्रिएट कर लूंगा, क्लाइंट को नहीं, कंट्रोलर्स वाली फाइल में, सॉरी कंट्रोलर्स वाले फोल्डर में एक और फाइल क्रिएट करूंगा जिसको कह सकते हैं ऑथ कंट्रोलर्स डॉट जेएस। अब ये डॉट कंट्रोलर्स से कुछ होगा नहीं, आप चाहें तो नॉर्मल ऑथ कंट्रोलर भी लिख सकते थे, बट मैं एक ऐसा नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करता हूँ, आपको जो और कोई फॉलो करना है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो अब ये कंट्रोलर है, मतलब उस फंक्शन की जगह कुछ आने वाला है, तो इसका मतलब ये भी एक फंक्शन होगा। बट कंट्रोलर्स के अंदर लॉगिन वाला कंट्रोलर रहेगा, लॉग आउट वाला रहेगा, रजिस्ट्रेशन वाला रहेगा, तो बहुत सारे रहेंगे। तो उन सारे फंक्शन को मैं एक्सपोर्ट भी करता चलूंगा। तो सबसे पहले एक मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट, उसको किस नाम से मुझे एक्सपोर्ट करना है उसका नाम देना पड़ेगा, मतलब मैं कहता हूँ रजिस्टर, रजिस्टर। अब वो तो एक फंक्शन था, तो मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, फंक्शन रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स। अब मैं यहाँ एक नॉर्मल फंक्शन का ही यूज़ कर रहा हूँ, मैं ES6 वाले फंक्शन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ताकि वो बिगिनर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आसान रहे। तो पहले रिस्पॉन्स डॉट सेंड करता हूँ, और जिसके अंदर मैं लिख दूंगा हे फ्रॉम कंट्रोलर। तो चेक करते हैं क्या ये चीज़ परफेक्टली काम कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो हम लोग इस अपने फंक्शन को सबसे पहले यहाँ गेट कर लेंगे, तो ये डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, रजिस्टर लिखूंगा तो ये सजेशन के साथ अपने आप ही इसको रिक्वायर कर लेगा। अब चेक करते हैं कि क्या वो चीज़ चेंज हो रही है नहीं हो रही है। बेस यूआरएल जो था वो सेम है अब तक, ऑथ राउट्स के अंदर बेस यूआरएल के आगे कुछ भी सेट नहीं किया है, और क्या रन करवाना है वो इस फंक्शन में प्रॉपर्ली डिफाइन हो रहा है, जो कि एक अलग फाइल से आ रहा है। तो चेक करते हैं कि आप प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, ही फ्रॉम कंट्रोलर्स आना चाहिए अब यहाँ, तो देखते हैं आता है या नहीं। सेंड करूंगा मैं सिंपल सा, और देखिए हे फ्रॉम कंट्रोलर्स आ रहा है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा कंट्रोलर भी काम कर रहा है। तो अब चलते हैं हम लोग उस पूरे लॉजिक को लिखने जो कि रजिस्ट्रेशन के टाइम मदद करने वाला है। तो सबसे पहले अपने रजिस्ट्रेशन फंक्शन में मैं पहले यूजर से डेटा मांगूंगा कि जब भी मुझे रजिस्ट्रेशन करना है तो मैं एक अकाउंट क्रिएशन के टाइम मैं यूजर से फॉर्म के थ्रू डेटा लेता हूं, तो वही चीज मैं पहले बैकएंड को भी प्रोवाइड करूंगा। तो अब मैं यहाँ मेथड का चेंज करने वाला हूँ। मेथड हम लोग यहाँ यूज करेंगे पोस्ट मेथड, क्योंकि वो थोड़ा सिक्योर्ड होता है, थोड़ा नहीं काफी सिक्योर्ड होता है, क्योंकि गेट मेथड में क्वेरीज में मतलब ऊपर यूआरएल में चीजें जाती हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं, अगर यूआरएल में मेरा पासवर्ड दिख जाएगा मुझे, तो कोई भी मेरी चीज़ों को हैक कर सकता है काफ़ी ईजिली। इसलिए पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे जिसमें चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड वे में काम करती हैं। तो अब कंट्रोलर्स के अंदर सबसे पहले मैं यूज़र के डेटा को एक्सेप्ट करूंगा, जो कि हम लोग को मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से। अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से कैसे इसको निकालें, तो हम लोग डी स्ट्रक्चरिंग का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर से हम नेम, ईमेल और पासवर्ड जैसी फील्ड को निकाल रहे होंगे। तो कॉन्स्ट में से एक डी स्ट्रक्चरिंग का यूज करेंगे जिसमें नेम, नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो इतनी चीज मैंने यूजर से एक्सेप्ट कर ली, और उसको मैंने डी स्ट्रक्चर करके एक अलग अलग वेरिएबल में हम लोग कह सकते हैं स्टोर करके रख लिया है। अब अगर कोई फील्ड मिसिंग है तो रिस्पॉन्स तो हम लोग को रोकना पड़ेगा,
या अगर कोई भी डेटा ही नहीं आ रहा है तो सर्वर का टाइम वेस्ट क्यों करना, पहले ही मना कर दो कि भाई वो चीज़ तो नहीं हो रही है। इसलिए अब हम लोग यहाँ कंडीशंस लगाने वाले हैं कि अगर कोई भी डेटा इसमें से मिसिंग होता है तो आगे की चीज़ रिस्पॉन्स रोक दिया जाएगा, जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ें यहीं खत्म हो जाएंगी, आगे की बात ही नहीं। अब इसके अंदर कुछ एरर्स आ सकते हैं, इसलिए हम लोग ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे ताकि एरर हैंडलिंग काफ़ी अच्छे से होती रहे। तो अब सबसे पहले कंडीशंस की बात हुई थी कि इफ़ मैं कहता हूँ अगर नेम नहीं आए या और ऑपरेटर, या बोल रहा हूँ मतलब और ऑपरेटर, या ईमेल नहीं आए, या तो फिर पासवर्ड नहीं आए, अगर ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो आप रिटर्न कर देना। अब रिटर्न करेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा है जावास्क्रिप्ट में कि जैसे ही एक फंक्शन के अंदर रिटर्न करते हैं वो वहां से कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है। तो रिटर्न कर रहा हूँ, क्या रिटर्न करूंगा, मैं रिस्पॉन्स को रिटर्न करूंगा बट विथ स्टेटस कोड एरर वाला, कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो रही है। फिर स्टेटस 400 और उसके अंदर मैं एक अपना मैसेज भेज दूंगा जिससे हम लोग आगे समझ भी पाए कि कौन सा एरर आ रहा है। जिसमें मैं मैसेज भेजता हूँ, मैसेज रहेगा ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, इतना सा बेसिक पार्ट हम लोग ने, जो कि मिसिंग फील्ड को हैंडल करने वाली चीज हम लोग ने यहाँ कर ली है। इतना पार्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या कोई यूजर पहले से एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है हमारे इस ईमेल का यूज करके, क्योंकि अगर वो एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हम लोग डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन तो करवाएंगे नहीं, क्योंकि रियल वर्ल्ड में सेम ईमेल का यूज दोबारा नहीं होना चाहिए। हालांकि हम लोग ने इसका वैलिडेशन अपने मॉडल में भी लगाया था, बट सिर्फ मॉडल से ही नहीं, हम लोग अपने कंट्रोलर्स में एक डबल चेक देंगे जिससे हम लोग चीज़ों को और सिक्योर्ड वे में चीज़ों को क्रिएट कर पाएंगे। तो अब ये कैसे करें? तो अब ये तो मॉडल का पार्ट है, क्योंकि हम लोग ने देखा कि मॉडल में वो चीज़ है कि नहीं है। तो मॉडल का पार्ट है, तो सबसे पहले मैं अपने यूजर मॉडल जो हम लोग की फाइल बनी थी उसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं यूजर लिखता हूँ, सजेशन ने मुझे दे दिया कि भाई ये फाइल को रिक्वायर कर लो। अब यूजर वाले मॉडल में मेरे पास एक मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं फाइंड वन। फाइंड वन में मैं जो भी वैल्यूज के हिसाब से चीजों को सर्च करना चाहूँ सर्च कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट्स वाले ब्रैकेट चला के कि ईमेल ढूंढ के ले आओ, ये ईमेल ले आओ। अगर जो भी ईमेल यूजर यहाँ प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो ईमेल यूजर वाले डेटाबेस में कहीं भी मिलती है तो मुझे वो यूजर को लाके दे दो। अब यूजर ला के देगा तो इसमें हो सकता है टाइम लगे। तो जब भी कोई फंक्शन में या जब भी कोई रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए वो एक असिंक्रोनस फंक्शन होने वाला है। इसलिए इस फंक्शन को मैं असिंक बना देता हूँ। असिंक अवेट का यूज करेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल सा असिंक। अब यहाँ आने में टाइम लगेगा तो इसको मैं अवेट बना दे रहा हूँ। अब आएगा तो कहीं ना कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा, तो लेट यूजर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दे रहा हूं। तो अब सिर्फ इतने से तो काम होना नहीं है, यूजर में अगर डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी तो चेक करना है। तो उसके लिए मैं कंडीशन लगाऊंगा कि इफ यूजर, अब बोल रहा हूँ कि इसमें ट्रू और फॉल्स कहाँ आ गया, तो कुछ ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज होती हैं जावास्क्रिप्ट में जो कि हम लोग को बताती हैं कि ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। अगर कोई भी डेटा इसके अंदर आ जाएगा तो वो ट्रू की तरह ट्रीट किया जाएगा, अगर नहीं होगा तो वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहेगी। अगर आपको ट्रूथी एंड फॉल्सी और ये सारी जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो हम लोग एक जावास्क्रिप्ट के ऊपर एक वन शॉट वीडियो लेके आएंगे, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर वन शॉट वीडियो लाना है या नहीं लाना है, उसके हिसाब से हम लोग चीज़ों को क्रिएट करेंगे। तो अगर यूज़र आता है तो मैं कहता हूँ कि अगर यूज़र आ गया तो फिर हम लोग को कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वो यूज़र पहले से एग्जिस्ट करता है। तो मैं कहता हूँ इसको वापस एग्जीक्यूशन को रोक दो। अब रोकने के लिए हम लोग ने ऊपर देखा कि रिटर्न का यूज़ होगा, और रिटर्न का यूज़ होगा तो हम लोग रिटर्न में अपना स्टेटस कोड भेज देंगे वापस से एरर के भाई अब भी गड़बड़ है, पहले से ही यूज़र आ रहा है। तो जेसन वाले में मैसेज भेज देंगे, मैसेज ले जाओ कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, इतना पार्ट हम लोग का बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग ने कर लिया। अब आता है सबसे सिक्योरिटी वाला मैजिक, कि अब अगर बाय चांस ये फंक्शन नहीं, अरे ये कंडीशन नहीं काम की, क्योंकि अगर सारी डेटाज आ जाएंगे तो क्यों ही ये रन करेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर ये नहीं रन करेगा तो फिर वो ईमेल चेक करेगा कि उस ईमेल के अंदर कोई यूजर है या नहीं है। ठीक है, अगर यूजर नहीं मिलेगा तो ये फॉल्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि फॉल्स ही यूनिट रहेगी। तो ये वाली कंडीशन भी नहीं चलेगी। तो इसका मतलब जो हम लोग का बेसिक चेक था वो एकदम प्रॉपरली काम कर गया।
तो अब अगर ये सब बेसिक चेक्स हो चुके हैं तो उसके बाद अब हम लोग का काम बनता है कि अपने यूजर को भाई क्रिएट कर दो। बट यूजर को क्रिएट करने के लिए हम लोग ने कहा था सिक्योरिटी लेवल पे हम लोग चीज़ों को करेंगे। तो पासवर्ड हम लोग डायरेक्टली सेव नहीं करेंगे। अब जब पासवर्ड हम लोग डायरेक्टली सेव नहीं करेंगे तो उसको हम लोग एनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव करेंगे। अब एनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक और पैकेज चाहिए होगा। तो चलो उसको पहले हम लोग इंस्टॉल करते हैं, जो कि npm i bcrypt। जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ ये अपना इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। ये हम लोग को मदद करेगा कि कैसे चीज़ों को एनक्रिप्टेड वे में स्टोर कर सकते हैं हम लोग अपने डेटाबेस में। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इंस्टॉल हो चुका है तो भाई सिंपल सी बात है, इसका यूज़ करेंगे तो रिक्वायर करना बनता ही बनता है। तो कॉन्स्ट bcrypt rypcrypt bcrypt रिक्वायर, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं, रिक्वायर bcrypt। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत ही ध्यान से आपको समझना होगा। इसके अंदर हम लोग के पास दो चीज़ें होती हैं। एक सॉल्ट, जो कि हम लोग कह सकते हैं एक रैंडम स्ट्रिंग होती है जो कि पासवर्ड को यूनिक बनाने के लिए काम आती है। और दूसरा हम लोग के पास bcrypt के अंदर एक हैश नाम का मेथड होता है जो कि एक्चुअल एन्क्रिप्शन कर रहा है। तो अभी मैंने क्या बोला कि प्लेन पासवर्ड को कभी भी डेटाबेस में स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हैकर्स का पहला टारगेट होता है। इसलिए bcrypt की मदद से हम लोग उसको हैश करेंगे या एनक्रिप्ट करेंगे कह सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने कहा सॉल्ट का यूज़ करेंगे। तो सॉल्ट का यूज़ करने के लिए वो भी एक bcrypt का ही मेथड है जिसको हम कहते हैं जेन सॉल्ट। तो bcrypt में डॉट जेन सॉल्ट। अब मैंने सॉल्ट के बारे में बताया कि एक पासवर्ड को यूनिक बनाने के लिए काम आ रहा है। अब कैसे आ रहा है वो भी मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। इसको मैं पहले वेरिएबल में सॉल्ट नाम से दे देता हूँ और ये भी एक असिंक टास्क है। तो इसके लिए मैंने इसको एक अवेट कीवर्ड प्रोवाइड करवा दिया। इसके बाद जो भी हमारा पासवर्ड जो हम लोग यूजर से ले रहे हैं उसको एनक्रिप्ट करना है। तो वो एनक्रिप्ट करने के लिए मेरे पास एक और मेथड है जिसका हम नाम देते हैं bcrypt डॉट हैश। हालांकि हम नाम नहीं दे रहे हैं, वो पहले से ही है। अगर ये सारी चीज़ों में आपको कंफ्यूजन है तो आप डॉक्यूमेंटेशन को भी पढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की पढ़ने की आदत डालिए। जितना जल्दी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सीख लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। तो मैंने कहा है कॉन्स्ट पासवर्ड और bcrypt के अंदर डॉट हैश। हैश एक मेथड है जो कि दो चीज़ को एक्सेप्ट करता है। पहला, जो कि यूज़र ने पासवर्ड भेजा था, जो आप लोगों ने ऊपर से गेट कर रखा है इसको यहाँ से। और दूसरा, इसके बाद हम लोग लगाएंगे हमारा सॉल्ट वेरिएबल। ठीक है, अब इसके आगे भी अवेट लगा दूंगा मैं, क्योंकि ये एक असिंक्रोनस टास्क है। तो बेसिकली इतने चीज़ को हम लोग समझते हैं। हैश वाला जो पार्ट है वो इस पासवर्ड को, मान लीजिए मैंने यूज़र ने एक पासवर्ड डाला है 123, मान लो 123 डाला। ठीक है, तो अब ये हैश पासवर्ड क्या कर रहा है, इस ये 123 को कन्वर्ट कर देगा किसी भी एक ऐसे रैंडम स्ट्रिंग में। ठीक है, मतलब 123 को मैंने इसके अंदर बदल दिया। अब इसको और सिक्योर बनाने के लिए मैं सॉल्ट का यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि इसके आगे कुछ भी रैंडम नंबर्स और स्ट्रिंग के फॉर्मेट में और चीजें जुड़ जाएंगी। इसका मतलब 123 अब ऐसे फॉर्मेट में बन चुका है। इसका मतलब अब इसको कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो पासवर्ड होगा क्या। इसलिए bcrypt आपके पासवर्ड को बहुत ही ज्यादा सिक्योर बना देता है। अब जैसे ही मैंने ये कर लिया, अब मैं अपना यूजर क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो हम लोग का जो प्लेन पासवर्ड था उसकी जगह अब एक हैश पासवर्ड मिल चुका है हम लोग को। तो अब क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे मॉडल को, जो कि यूजर डॉट क्रिएट। अब क्रिएट के अंदर एक ऑब्जेक्ट आएगा जिसके अंदर हम लोग सारी वैल्यूज को पास करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग पास करने वाले नेम को, सेकंड ईमेल को पास कर दो और दूसरा पासवर्ड को। बट पासवर्ड बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं जाएगा। पासवर्ड को हम लोग देंगे कि पासवर्ड की जो फील्ड है उसके अंदर हैश पासवर्ड वाली चीज़ों को स्टोर करना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ मैंने नेम लिख दिया, ईमेल लिख दिया, तो पासवर्ड के टाइम ऐसा क्यों लिखा है। हालांकि अगर देखा जाए तो नेम का भी ऐसे ही लिखना होगा हम लोग को। नेम को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे कि नेम कोलन नेम। अब ये नेम कोलन नेम क्या हो रहा है, ये चीज़ें मैं क्या बोल रहा हूँ, तो देखो एकदम ध्यान से बताता हूँ। जो यूजर मॉडल है इसके अंदर नेम नाम की एक फील्ड है। ठीक है भाई, नेम नाम की फील्ड है, बिल्कुल है। तो यहाँ मैं नेम लिखूंगा कि उस फील्ड में कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है। तो मैं बोलूँगा कोलन लगा के बोलूंगा कि नेम वाली फील्ड में इस नेम को स्टोर कर दो। अब इस नेम, ये जो नेम है वो कहाँ से आएगा, ये नेम जो हम लोग ऊपर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से जो भी रिक्वायर कर रहे थे
वो वाला नेम इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब देखिए, की और वैल्यू दोनों सेम है। अगर दोनों की और वैल्यू सेम होती है तो हम लोग दोनों को लिखने के बजाय हम लोग एक ही बार लिख सकते हैं। अगर मैं नेम लिख दूंगा तब भी वो उसी तरह काम करेगा। तो नेम में हम लोग को कोई चेंज नहीं करना था, जैसा यूजर भेज रहा था बिल्कुल वैसे ही सेव कर लेंगे। ईमेल भी सेम एज इट इज जाएगा, बस पासवर्ड वाली फील्ड में चेंजेस करने थे, इसलिए मैंने पासवर्ड वाली फील्ड को इस तरीके से पास किया। अब ये भी एक असिंक्रोनस टास्क है, इसलिए अवेट कीवर्ड यूज करेंगे और यूजर क्रिएट होगा तो उसके रेफरेंस के लिए हम लोग उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता। तो वेरिएबल हम लोग पहले ही एक यूजर नाम से क्रिएट कर चुके थे, तो इसको मैं लेट हटा देता हूँ, वो उसी वेरिएबल को ओवरराइट कर देगा। तो यहाँ पे फाइनली यूजर डेटाबेस में बन जाएगा, लेकिन पासवर्ड हैश फॉर्म में सेव हुआ है, ना कि प्लेन फॉर्मेट में। इसी तरह हम लोग बनाते हैं एक सिक्योर सिस्टम। अब इसके बाद आता है टोकन्स वाला पार्ट, क्योंकि जब भी हम लोग लॉगिन करेंगे तो टोकन्स मैंने बताया एज अ प्रूफ की तरह काम करेंगे, जो कि डिसाइड करेगा कि एक यूजर लॉगिन है या नहीं है। तो उसके लिए भी हम लोग टोकन जनरेट करेंगे। अब टोकन जनरेट करने के लिए हमें एक और पैकेज की जरूरत पड़ेगी, जो कि है जेसन वेब टोकन्स। तो चलो बढ़ते हैं सीधा उसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तरफ। ये पार्ट थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसी के अंदर मेन लॉजिक है। उसके बाद तो आप चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे काफ़ी ईजिली। तो सबसे पहले हम लोग पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, npm i जेसन वेब टोकन। ठीक है, इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब जाहिर सी बात है, इंस्टॉल कर लिया, यूज करेंगे तो मैं इसको एक वेरिएबल में रिक्वायर कर लेता हूँ। JWT ही नाम देता हूँ मैं इसको, रिक्वायर जेसन वेब टोकन्स। ठीक है, मैंने रिक्वायर कर लिया। ठीक है, इतनी पार्ट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे ही यूजर क्रिएट होता है, मैं बोलता हूँ एक टोकन जनरेट होगा जो कि उस यूजर से रिलेटेड होगा। तो टोकन जनरेट करने के लिए हम लोग के पास एक मेथड है। अब JWT के अंदर रिक्वायर किया तो JWT वेरिएबल का यूज करूंगा। उसके अंदर मेथड है डॉट साइन। अब डॉट साइन करता क्या है? डॉट साइन के अंदर बेसिकली बहुत सारी चीजें हम लोग को पास करनी होगी। सबसे पहले कि हम लोग को क्या चीज को स्टोर करना है अपने टोकन के अंदर। टोकन बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि वो भी एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में चीजों को स्टोर करके रख रहा है, जिसके अंदर हम लोग जो चाहें वो चीज को उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो डॉट साइन के अंदर मैं कह रहा हूं एक ऑब्जेक्ट स्टोर कर लो, जिसमें की होगी आईडी, और जो उसकी वैल्यू होगी वो होगी जो नया यूजर जो जनरेट हुआ है उसमें जो आईडी जनरेट हो रही है उसकी वैल्यू को इसके अंदर स्टोर कर दो। तो मैं कहता हूं यूजर डॉट आईडी। मैंने ऐसे आईडी क्यों लिखा है, अंडरस्कोर आईडी क्यों लिखा है? अगर आपने मोंगोडीबी का डेटाबेस देखा हो तो उसके अंदर आईडी ऐसे ही लिखी जाती है, अंडरस्कोर आईडी करके, इसलिए मैं उसका यूज कर रहा हूं। इसके आगे आते हैं एक सीक्रेट टोकन या एक सीक्रेट की हम लोग कह सकते हैं, जिससे एनक्रिप्शन वाला प्रोसेस यूज होता है। इसी को आगे हम लोग कंपैरिजन में भी यूज करेंगे। देखिए, अब जब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इससे एक चीज सिक्योर बन रही है, तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा जरूरी है इसको एक ऐसी जगह स्टोर करना जो कि जहां कोई भी नहीं देख पाए। तो आप जानते हैं, हम लोग डॉट ENV में उसको स्टोर करेंगे। तो डॉट ENV में हम लोग एक और वेरिएबल बना देते हैं, JWT सीक्रेट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मैं कुछ भी दे दूंगा, मैं कह देता हूँ चाचा। चाचा, चाचा इज अ वेरी सीक्रेटिव पर्सन। ठीक है, तो सीक्रेटिव, ओके, अंग्रेजी भी बहुत खतरनाक हो गई है। ठीक है, तो अब डॉट ENV में हम लोगों ने रखा, और ENV का यूज कैसे करेंगे? प्रोसेस डॉट ENV डॉट, जो भी हम लोग का वेरिएबल का नाम होगा, तो इसको मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पेस्ट करता हूं। ठीक है, इतना पार्ट तो परफेक्टली डन है। एक और छोटा सा पार्ट, कि अब मैं चाहता हूं कि ये जो टोकन है वो कब तक वैलिड रहे। मैं ये नहीं चाहूंगा कि ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आ जाए, क्योंकि लाइफ टाइम वैलिडिटी तो कोई भी चीज की नहीं है। इसलिए मैं कॉमा देके एक ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करूंगा, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं इसकी एक्सपायरी को सेट कर सकता हूँ कि एक्सपायर्स इन, और इसकी वैल्यू स्ट्रिंग्स के अंदर मैं दे दूंगा 2 days। मतलब 2D लिख दिया, मतलब 2 days। और इस टोकन, अब ये पूरा पार्ट टोकन को जनरेट कर रहा है। अब जब टोकन को जनरेट कर रहा है तो एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, तो कॉन्स्ट टोकन। ठीक है, ठीक है, इतना पार्ट डन है। मतलब हम लोगों ने यूजर भी क्रिएट कर लिया और टोकन भी जनरेट कर दिया। यूजर का आईडी एनकोड करके हम लोगों ने समझो टोकन बना दिया, और ये 2 दिन तक वैलिड रहने वाला है। यही हम लोग का ऑथेंटिकेशन का VIP पास की तरह काम करेगा आगे जाके। तो अब टोकन भी अगर जब जनरेट हो चुका है, तो मुझे कहीं ना कहीं इस टोकन को रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर मुझे कोई मेरी टिकट्स दे रहा है तो मैं उस टिकट को अपने पास सेफली सिक्योर वे में रखूंगा।
तो उस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं कुकीज़ का, जो कि जेएस से एक्सेस नहीं हो सकती। अगर हम लोग एचटीटीपी ट्रू कर दें उसके अंदर, तो जेएस जो कि फ्रंट एंड पे काम करेगी, वो उसको रीड नहीं कर पाएगी, और जब रीड ही नहीं कर पाएगी, तो टोकन जान ही कैसे पाएंगे कि कौन सा टोकन यूज़ हो रहा है। तो कुकीज़ अब कैसे क्रिएट करें, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। तो कुकीज़ क्रिएट करने के लिए हम लोग लिखेंगे रिस्पॉन्स, क्योंकि ये हम लोग फ्रंट एंड पे भेज रहे हैं, या हम लोग कह सकते हैं अपने सर्वर पे भेज रहे हैं, कि रिस्पॉन्स कुकी, कुकी के अंदर दो चीज़ आएंगी, बेसिकली दो चीज़, कि कुकी को किस नाम से स्टोर करना है। मैं कहता हूँ टोकन नाम से स्टोर हो जा भाई, कि तुम्हारा नाम क्या है, टोकन। ठीक है, तुम्हारा नाम टोकन है। उसके अंदर तुम कौन सी वैल्यू रखना चाहोगे, मैं कहता हूँ टोकन रख दो। अब बोलोगे क्या भाई, क्या बोल गए, टोकन 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 के अंदर टोकन, टोकन के अंदर टोकन, ये क्या, एक ही शब्द को बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो देखो, टोकन यहाँ मैंने एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिया है, इसका मतलब जो भी कुकी स्टोर हो रही होगी उसका नाम टोकन होगा। वैल्यू क्या होगी, वो ये टोकन जो मैंने दूसरा टोकन लिखा है, वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में नहीं लिखा है। इसका मतलब वो एक वेरिएबल को मैं रेफर कर रहा हूँ, और टोकन नाम का वेरिएबल भी ऊपर हम लोग ने एक बनाया है, जिसका मतलब कुकी में एक टोकन नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, जिसके अंदर वैल्यू वो इसकी स्टोर करवा लेगा, जो कि हम लोग एक टोकन जनरेट करके देने वाला है, JWT। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग और प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे, इसलिए कॉमा देके एक, अरे ये हट क्यों गया, कॉमा देके एक ऑब्जेक्ट ओपन करूंगा, जिसके अंदर सबसे पहले मैं लिखूंगा HTTP ओनली ट्रू, जिससे ये सिक्योर बना देगा कि फ्रंट एंड की जावास्क्रिप्ट इस चीज को एक्सेस नहीं कर पाएगी। वरना हम लोग फ्रंट एंड की जावास्क्रिप्ट से ही कुकीज को क्लियर कर सकते हैं, बट अगर हम लोग HTTP ओनली ट्रू कर देंगे, तो ये चीज नहीं होगी। बट फिलहाल तो हम लोग प्रोडक्शन मोड में है, तो अगर ज्यादा सिक्योर बना देंगे तो हम लोग को पता ही नहीं चल पाएगा क्या टोकन सेव हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो सिक्योर को मैं प्रोडक्शन मोड में देने वाला हूँ, तो इसीलिए प्रोसेस डॉट env डॉट नोड, ये कैपिटल में रहेगा, ये बाय डिफॉल्ट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता है, डॉट env ट्रिपल इक्वल्स टू प्रोडक्शन। ठीक है, अब सिक्योर भी हम लोग ने इस तरह बना दिया है। अब ये कुकीज की भी हम लोग एक मैक्स एज को सेट कर देंगे, ताकि कुकीज भी हमेशा के लिए ना स्टोर रहें, क्योंकि कुकीज भी एक टाइप की स्टोरेज लेती है। अगर ये हमेशा स्टोर होती रहेंगी, तो वो स्टोरेज भी हम लोग की बढ़ जाएगी। इसलिए इसको मैं थोड़ा सा एक एज दे दूंगा, कि इतने टाइम तक आप रहिएगा, उसके बाद आप खुद ही डिलीट हो जाना। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे मैक्स एज नाम की प्रॉपर्टी, जो कि एक्सेप्ट करती है चीज़ों को मिली सेकेंड्स में। अब मिली सेकेंड्स में तो हम लोग चीज़ों को स्टोर करेंगे नहीं, इसीलिए थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लगाएंगे, और उससे उसको डेज में कन्वर्ट कर लो या मंथ्स में कन्वर्ट कर लो, जो भी आप कन्वर्ट करना चाहें उसमें। तो यहाँ मैंने छोटी सी कैलकुलेशन लगाई है, उसके हिसाब से मैं चीज़ों को स्टोर कर रहा हूँ, कि भाई 30 × 24 और × 60, मतलब मिनट्स से लेके जा रहा हूँ आवर्स में, आवर्स से डेज में, और डेज में मैं लेके आया हूँ कितने डेज, 30 डेज। ओके, ये 60, और मिली सेकेंड्स था, तो मिली सेकेंड्स 1 मिली सेकेंड इक्वल्स टू 1000, तो 1000 लिख दिया। तो इससे मैंने एक 30 डेज के अराउंड का एक कुकी सेट करने की मैक्स एज रख दी है। तो अब कुकी भी सेट हो चुकी है, सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली काम कर रही हैं। अब तो सारी चीज़ें हो गई, मतलब टोकन्स भी सेफ हैं, ब्राउजर में वो स्टोर भी हो रहा है, फ्रंट एंड से मैन्युअली हैंडल करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो हम लोग अपना आखिरी रिस्पॉन्स, जो कि सक्सेस का रिस्पॉन्स है, वो हम लोग अब भेज देंगे, कि स्टेटस सक्सेस है तो 200 डॉट जेसन, और इसमें हम लोग दे देंगे मैसेज, आखिरकार एक सफलता का मैसेज, जो कि है यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, इतनी चीज मैंने बना दी। अब ये तो था हम लोग का प्रॉपर सक्सेसफुली वाला। अब एरर में भी तो कुछ चीज़ों को शो करना होगा, तो इसलिए मैं इसके अंदर भी एक रिस्पॉन्स भेज देता हूँ, कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और इसके अंदर मैं इंटरनल एरर का दे दूंगा डॉट जेसन, और इसके अंदर दूंगा मैसेज कि समथिंग, ओ नहीं, समथिंग वेंट रॉन्ग। अब क्या रॉन्ग हुआ, उसको भी भेज दूंगा एरर के उसमें, एरर को ले जाओ भाई, पूरा का पूरा एरर ले जाओ तुम, उसके अंदर तुम मैसेज के अंदर ढूंढ लेना। ठीक है, तो ये बेसिक सर रजिस्ट्रेशन वाला कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। अपने सर्वर को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ,
और अब हम लोग टेस्ट करते हैं कि क्या हमारा जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर्ली काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो मैं अपने आ चुका हूँ अपने पोस्टमैन पे। यहाँ मैं थोड़ा नाम और चेंज करूँगा। यहाँ अब मैं देने वाला हूँ कि ये रजिस्ट्रेशन राउट है, तो इसका नाम मैं दूँगा रजिस्टर। तो मतलब ऑथ के अंदर अब हम लोग को आना है रजिस्टर में। रजिस्टर रिक्वेस्ट मेथड भी पोस्ट है। बिल्कुल, हाँ देखो पोस्ट है, तो हम लोगों ने पोस्ट में चेंज कर दी। अब हम लोग को बॉडी के थ्रू कुछ डेटा भी भेजना है। बॉडी के अंदर आ गए। अब यहाँ लिख क्या रहा है एक्स www फॉर्म यूआरएल एनकोडेड। तो इसलिए हम लोग को यहाँ एक और छोटा सा सेटअप करना पड़ेगा जिससे यूआरएल एनकोडेड में चीजें यहाँ से हम लोग भेज पाए। तो 2 लाइन इंक्लूड करनी पड़ेगी कि ऐप डॉट यूज प्रेस डॉट जेसन, कि जेसन फॉर्मेट में भी डेटा जा पाए। और दूसरा ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस, एक्सपोर्ट नहीं, एक्सप्रेस डॉट यूआरएल एनकोडेड, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डाल के एक्सटेंडेड ट्रू। ठीक है, इतना पार्ट करने से अब हम लोग डेटा बड़े इजीली भेज सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने पहले से ही नेम फील्ड ये पड़ी हुई है, तो मैंने यहाँ नेम को भी टिक कर दिया कि नेम में भी कुछ जाना चाहिए। यहाँ मैं मान देता हूँ टेस्ट, टेस्ट नहीं टेस्ट। तो नेम के अंदर मैं टेस्ट भेज रहा हूँ, ईमेल के अंदर test@gmail.com, पासवर्ड के अंदर 12345। और जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए मैसेज हम लोग का आ रहा है कि यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। बट हम लोग ने तो बहुत सारी चीजें की थी। हम लोग ने कुकीज को स्टोर किया था, हम लोग ने पासवर्ड को हैश्ड वे में स्टोर किया था, वो कैसे चेक करें। तो देखो जैसे ही मैंने सेंड पे क्लिक किया, यहाँ कुकीज में 1 लिख के आ रहा है। और अगर मैं देखूं तो देखो एक नेम आ रहा है टोकन। तो अच्छा, तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप, तो हम लोग ने कंट्रोलर्स में कुकीज को स्टोर किया था टोकन नाम से। हाँ किया था भाई। ओ अच्छा, अच्छा, तो वही चीज यहाँ इसमें स्टोर हो रही है। और जो भी वैल्यू होगी जो कि एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगी, वो देखो इस वैल्यू वाले इसमें प्रॉपरली शो हो रही है। तो इतना, और ये एक्सपायर कब होगा, ये भी चीज दिखा रहा है कि 5 जून को ये एक्सपायर हो जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ सिक्योर फॉल्स है, पर जैसे ही हम लोग इसको होस्ट करेंगे तब ट्रू कर देंगे ताकि वो चीज भी शो ना हो। अब बात आती है कि एनक्रिप्टेड पासवर्ड सेव हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग अपने मोंगोडीबी कंपास खोल लेंगे और उसके अंदर हम लोग चेक करेंगे कि क्या चीज स्टोर हुई भी है या नहीं हुई है। स्लो है थोड़ा लैपटॉप, तो हम लोग कनेक्ट करते हैं यहाँ। और कनेक्ट करने के बाद अपने डेटाबेस का नाम ढूंढ के आ जाते हैं। तो देखिए यूजर नाम का एक मॉडल बन के तैयार है यहाँ। इसको मैं ओपन करता हूँ तो देखिए नेम आ रहा है टेस्ट, ईमेल आ रहा है test@gmail.com, और पासवर्ड कुछ एक अजीबो गरीब सा नंबर लिखा हुआ है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो इसका मतलब हम लोग का जो रजिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट था वो सक्सेसफुली चीजों को हैंडल कर पा रहा है। तो इस कंट्रोलर के अंदर हमने एक रियल वर्ल्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम की फाउंडेशन डाली है, जिसमें हम लोगों ने चेक किया कि इनपुट्स को कैसे हैंडल करना है, पासवर्ड को कैसे हैश करना है, सिक्योरली कैसे चीज़ों को स्टोर करना है, टोकन्स कैसे जनरेट करना है। तो ऐसे ही बनता है एक प्रोडक्शन रेडी सिक्योर बैकएंड। तो एक बोनस टिप देना चाहूंगा, इस कंट्रोलर के बाद आप लॉग इन, लॉग आउट और प्रोटेक्टेड राउट इजीली समझ जाओगे, क्योंकि अब फ्लो समझ में आ गया है। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे लॉगिन कंट्रोल को क्रिएट करना है। तो मान लिया अब यूजर रजिस्टर तो हो गया, लेकिन बार बार सर्वर में घुसने के लिए परमिशन कैसे मिलेगी। यानी मैं बात कर रहा हूँ लॉगिन कंट्रोलर की। तो ये वो सिस्टम है जहां पे हम यूजर को वेरीफाई करते हैं, जैसे कि ऑफिस के गेट पे होता है कि आईडी चेक होती है और तभी हम लोग को अंदर एंट्री मिलती है। बिल्कुल वैसे ही हम लोग एक लॉगिन कंट्रोलर बिल्ड करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सिमिलर है अपने रजिस्टर फंक्शन के साथ। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आप रजिस्टर वाली चीजों को प्रॉपरली समझ गए, तो आपको लॉगिन वाली और बाकी इसके अलावा कोई भी जो फंक्शन आप क्रिएट करेंगे ऑथ से रिलेटेड, उसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जो कि अब होने वाला अपना लॉगिन नाम से। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट लॉगिन नाम से एक फंक्शन रहेगा। अब इस फंक्शन को मैं पहले ही एक असिंक फंक्शन बना देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आगे जाके चीजें मैं असिंक टास्क को यूज करने ही वाला हूँ। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और इसके अंदर मैं अपना लॉजिक लिख रहा हूँ। उससे पहले मैं ऑथ राउट्स में एक और राउट क्रिएट कर देता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे।
रजिस्टर की जगह मैं लिख दूंगा लॉगिन और यहाँ मैं अपने उस फंक्शन को इंपोर्ट करवा लूंगा। तो इतना पार्ट हम लोग को काफी हद तक डन है। अब हम लोग बढ़ते हैं लॉजिक की तरफ। तो लॉजिक बिल्कुल ही रजिस्टर की तरह ही है। तो जैसे हम लोग लॉगिन जब करते हैं तो यूजर को फॉर्म के थ्रू हम लोग डेटा भेजते हैं। तो इसका मतलब वापस से हम लोग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से कोई डेटा मंगाने वाले हैं। बट लॉगिन के केस में हम लोग सिर्फ ईमेल और पासवर्ड ही रखते हैं। इसलिए फर्स्ट लाइन बिल्कुल सेम रहेगी, बस नेम को मैं हटा दूंगा। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे चीजों को सोचना है। बार बार एक ही चीज को रिपीटेडली लिखना ये ज़रूरी नहीं है। आपको चीज़ों का लॉजिक समझना ज़्यादा ज़रूरी है। लॉजिक आप समझेंगे, धीमे-धीमे जितने सारे आप प्रोजेक्ट्स बनाएँगे, आप इस लैंग्वेज से तो फ़ैमिलियर हो ही जाएँगे। लॉजिक अगर क्लियर रहेगा, तो आप कोड भी बड़े आसानी से लिख पाएँगे। तो सबसे पहले अपनी चीज़ों को मैंने रिक्वायर कर लिया, जो कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मिलने वाली है। अब एरर्स आ सकते हैं, तो ट्राई एंड कैच ब्लॉक का मैं यूज़ करूँगा। अब सबसे पहले जो मेरा काम होने वाला है, वो है सबसे पहले डेटा को हैंडल करना, कि इफ़ बाय चांस ईमेल और पासवर्ड दोनों में से कोई भी चीज़ खाली रह जाती है, तो क्या करेगा? तो मैं सर्वर को आगे बढ़ने तो दूँगा नहीं। तो सबसे पहले सर्वर वो खुद ही बोल दे कि पहले फॉर्म तो कंप्लीट करो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो उसके लिए मैं कंडीशन लगाऊँगा वापस सेम चीज़ जो हम लोगों ने ऊपर की थी। अगर ईमेल ना मिले, एनुमरेटर नहीं, ईमेल ना मिले या मैं कह दूँ पासवर्ड ना मिले, तो ये चीज़ को रन करवा देना। अब रन करवा देना मतलब फंक्शन को बंद भी करवाना है, तो रिटर्न का यूज़ करूँगा और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 और जेसन के थ्रू मैं एक मैसेज भेज दूंगा इसके अंदर कि मैसेज ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, इतना पार्ट बेसिक सा हम लोग ने क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद ये सारी चीजें हो गई। अगर ये दोनों डेटा आ जाता है तो आगे का कोड एग्जीक्यूट होने वाला है। तो अब हम लोग ने ऊपर क्या किया था? ऊपर हम लोग ने किया था कि यूजर को चेक किया था। अब वहां हम लोग ने दूसरी तरीके से सोचा था कि अगर यूजर एग्जिस्ट करता है तो मैं नए यूजर को रजिस्टर करने नहीं दूंगा, क्योंकि वो पहले से ही एग्जिस्ट करता है। बट लॉगिन के केस में अगर वो यूजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर यूजर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो मैं उसको लॉगिन कैसे करवा पाऊंगा? इसलिए अब मैं सबसे पहले वापस अपने उस यूजर को ढूंढता हूं। अब ढूंढने के कैसे? अपने मॉडल का यूज करके, जो कि है यूजर डॉट फाइंड वन, और इसके अंदर मैं कह दूंगा ईमेल से ढूंढ लो उस पर्टिकुलर यूजर को। अब ये भी एक असिंक टास्क है, तो अवेट, और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि अगर यूजर नहीं मिला तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, तब तो मैं यूजर को लॉगिन ही नहीं करवा पाऊंगा। तो बोलता अगर यूजर नहीं मिल रहा है तो ये चीज को चलाओ, रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400, और इसमें मैसेज दे दूंगा मैं इनवैलिड यूजर, या कह सकते हैं यूजर नॉट फाउंड, जो भी आप एरर देना चाहें वो। मैं दे दूंगा यूजर नॉट फाउंड। तो ये हम लोग को फेक यूजर को कैच करने के लिए मदद करेगा। मतलब ये चेक कर रहा है कि ईमेल जो भी हम लोग ने यूजर ने प्रोवाइड की है उससे कोई यूजर एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो रिटर्न कर दो कि भाई ये फेक बंदा है, इसको पहले ही बाहर फेंक दो। तो अब अगर ये चीज नहीं होती, अगर यूजर मिल जाता है, तब क्या करें? तब मुझे पासवर्ड चेक करना होगा, क्या जो पासवर्ड यूजर ने डाला है वही पासवर्ड हम लोग के डेटाबेस में भी है या नहीं। बट अब यहाँ आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा मेहनत करने की और ज़रूरत है। सवाल ये है कि यूज़र जो पासवर्ड देगा वो तो नॉर्मल प्लेन फॉर्मेट में देगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 लिखा है तो वो उसी चीज़ को देगा। बट डेटाबेस में तो हम लोग की चीज़ें एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव है, तो वो कंपेयर कैसे करें? तो इसका मतलब हम लोग वापस से bcrypt का यूज़ करने वाले हैं, जिसके अंदर एक और मेथड है जिसका नाम है कंपेयर। अब कंपेयर हम लोग कहते हैं कि क्या ये दोनों सेम है या नहीं। तो इसका जवाब क्या होगा? हाँ या ना। अब हाँ या ना हम लोग कह सकते हैं ट्रू या फॉल्स। इसका मतलब ये एक बूलियन वैल्यू प्रोवाइड करने वाला है। तो मतलब जो भी इसका रिस्पॉन्स रहेगा वो बूलियन में रहेगा। तो सबसे पहले कंपेयर किसको करवाना है? मैं कहता हूँ कि पासवर्ड को कंपेयर करवाना है। अब पासवर्ड कहाँ से आया? जो हम लोगों ने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से लिया। किससे कंपेयर करवाना है? जो भी ये यूजर मिला है इसके अंदर पासवर्ड स्टोर होगा। हाँ बिल्कुल स्टोर होगा। तो यूजर डॉट पासवर्ड, कि इस यूजर के अंदर जो भी पासवर्ड सेव्ड है उसको कंपेयर करो उस पासवर्ड के साथ जो कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के साथ आ रहा है। अब ये bcrypt है तो ये भी असिंक था।
तो मैंने इसको अवेट कीवर्ड लगा दिया। अब इसका मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। मैं लिख दूंगा इस मैच। अब जैसा मैंने पहले बताया, कंपैरिजन में हाँ या ना में जवाब होगा, तो इसका मतलब वो बूलियन वैल्यू देगा। अगर ये दोनों पासवर्ड मैच कर रहे हैं तो इस मैच में ट्रू हो जाएगा सेव। अगर नहीं मैच कर रहे तो इस मैच में वैल्यू उसकी फॉल्स सेव होगी। तो अब मैं कंडीशंस लगाता हूं कि इफ इज मैच। अब मैं ऑन ट्रू होने पे, मैं ट्रू होने पे चीजों को चेक नहीं करूंगा। अगर फॉल्स है तो मैं रिस्पॉन्स भेज दूंगा कि भाई कंपैरिजन तो फॉल्स हो गया, इसका मतलब आपने पासवर्ड गलत डाला है। तो इसमें मैं रिटर्न करूंगा, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस कोड हम लोग का वापस 400 और डॉट जेसन। जेसन के अंदर हम लोग एक ऑब्जेक्ट के थ्रू मैसेज भेज देंगे, मैसेज जिसका हम लोग कह देंगे इनवैलिड। इनवैलिड क्या लिख रहा हूं मैं, पासवर्ड। ये भी कीबोर्ड का थोड़ी मुझे आदत नहीं है, इस वजह से थोड़ी मिस्टेक्स हो रही हैं लिखने में। बट खैर उससे क्या ही फर्क पड़ता है, आपको तो मेन लॉजिक और कोड समझ में आना चाहिए। ठीक है, इतना पार्ट हम लोग ने प्रॉपरली परफॉर्म कर लिया। बट अगर बाय चांस ये ट्रू होगा तो ये तो चलने वाला नहीं है, मतलब इसके आगे की लाइन एग्जीक्यूट होगी। अगर पासवर्ड भी मैच हो रहा है तो इसका मतलब हम लोग की सारी चीजें सही चल रही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यूजर को लॉगिन प्रोवाइड करेंगे। अब लॉगिन कैसे प्रोवाइड करेंगे, वापस से हम लोग का टोकन्स का यूज होगा। तो कुछ नहीं, टोकन का कोड मैं सिंपली उठाऊंगा, कॉपी करूंगा और नीचे जाके वापस इस मैच के बाद पेस्ट कर दूंगा। अब देखिए कॉपी पेस्ट मैं इसलिए भी कर रहा हूँ ताकि वीडियो और ज्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि वीडियो को मैं वैसे ही बहुत ज्यादा डेप्थ में लेके जा रहा हूँ, तो वीडियो थोड़ी तो बड़ी होगी ही होगी। तो इसलिए अब टोकन जनरेट हो चुका है। अगर सब सही है तो टोकन बनाते हैं, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन जैसे। तो ये टोकन यूज हर एक सिक्योर एपीआई कॉल में हम लोग करेंगे। अब अब इसको टोकन जनरेट किया है मैंने, तो इसको कहीं ना कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा। तो वापस से कुकीज में स्टोर करूंगा, तो मैं पूरा कोड कॉपी करूंगा और नीचे ले जाके वापस से पेस्ट कर दूंगा कि कुकीज में भी वापस चीजों को वैसे ही स्टोर कर दो, जिससे टोकन क्लाइंट साइड जेएस में एक्सेस नहीं कर सके, जिससे हम लोग को बहुत सारे अटैक से बचा सकता है। और फाइनली हम लोग एक अपना रिस्पॉन्स भेजेंगे जो कि होगा कि वेलकम बैक या लॉग इन सक्सेसफुली। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस हम लोग का 200, और जिसमें हम लोग जेसन के थ्रू डेटा भेज देंगे, डेटा नहीं, जेसन के थ्रू हम लोग अपना मैसेज भेजेंगे कि मैसेज लॉग इन सक्सेसफुली। ठीक है, इतनी बेसिक सी चीज। और इसके साथ साथ मैं यूजर का डेटा भी भेज देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज मुझे आगे जाके यूज करनी पड़ेगी अपने फ्रंट एंड में। और एरर में मैं चीजों को वापस से एक एरर भेज देता हूँ, वो सेम ऊपर वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ। एरर में हम लोग को कुछ खास चेंज नहीं करना होगा, तो इसको भी मैंने कॉपी किया और नीचे ले जाके अपने कैच वाले में पेस्ट कर दिया। तो अब ये तो था हम लोग ने कैसे लॉगिन का कंट्रोलर बिल्ड, तो ये तो था कैसे हम लोगों ने लॉगिन का कंट्रोलर बिल्ड किया। तो इस लॉगिन कंट्रोल में हमने सर्वर में एक एंट्री गेट को डिजाइन किया, जिसमें ईमेल चेक करेगा, पासवर्ड को वेरीफाई भी कर रहा होगा और एक टोकन बना के कुकीज में स्टोर कर रहा होगा। तो चलो अब सबसे पहले इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। क्रिएट तो कर लिया है, टेस्ट भी करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो अब मैंने वहां ये चेंज करके लॉगिन रखा था। अब बोलोगे लॉगिन कब रखा था, कहाँ रखा था, तो देखो auth डॉट राउट्स में लॉगिन नाम से रखा था, तो इसीलिए मैंने लॉगिन यूज किया। और मुझे डेटा भेजना है वापस सेम बॉडी से, बट अब की बात सिर्फ ईमेल और पासवर्ड, तो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ। नेम पे मैंने अनटिक कर दिया और ईमेल और पासवर्ड को मैं सेंड कर रहा हूँ। और जब मैं सेंड करता हूँ तो बॉडी में रिस्पॉन्स देखते हैं, तो तुम देख सकते हैं आप यहाँ मैंने मैसेज में मुझे लॉगिन सक्सेसफुली मिल रहा है, और उसी के साथ साथ पूरा यूजर का डेटा भी मिल रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्स में मैंने यूजर का डेटा भी सेंड किया था। तो ये हम लोग का था पूरा एक लॉगिन का कंट्रोलर, जिसमें हम लोगों ने लॉगिन की फंक्शनैलिटी देखी। अब हम लोग बढ़ते हैं सबसे ईजिएस्ट फंक्शनैलिटी, जो कि है हम लोग की लॉग आउट वाली। तो देखते हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो लॉगिन हो गया, ऑथ हो गया। अब जब भी यूजर का काम खत्म हो जाए तो उसे एग्जिट का ऑप्शन भी तो देना पड़ेगा ना। जैसे मूवी देखने के बाद थिएटर से निकलते हो, बिल्कुल वैसे ही एक लॉग आउट कंट्रोलर बनाते हैं। तो लॉग आउट कंट्रोलर बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले एक और राउट क्रिएट कर लेंगे। सीधा मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ एक और नीचे,
एक और नीचे कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने इसको, जिसका नाम मैं लॉगआउट दे दूंगा। मेथड अब भी पोस्ट रखूंगा और इसके अंदर मैं पहले एक कंट्रोलर क्रिएट करूंगा। इन सब के नीचे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट लॉगआउट, लॉगआउट नाम से ये फंक्शन रहने वाला है। और ये एक नॉर्मल फंक्शन ही रख सकते हैं हम लोग इसको, क्योंकि इसके अंदर कुछ खास हम लोग कर नहीं रहे होंगे। देखना ये सबसे इजीएस्ट राउट होने वाला है। तो हम लोग ने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया लॉगआउट नाम का। इसको मैं यहाँ सिंपली रिक्वायर कर लूंगा। बस मुझे यहाँ लिखने की देरी है, यहाँ वो अपने आप ही सजेशन से ले लेगा। अब लॉगआउट करने के लिए लॉगआउट का काम सबसे इजी बट सबसे पावरफुल है। तो अगर मैं बात करूं, तो जब मैं लॉगिन कर रहा था तो मैं टोकन्स जनरेट कर रहा था, और टोकन्स जनरेट करने के बाद उसको कुकीज में स्टोर कर रहा था। तो यहाँ हम JWT टोकन को एम्प्टी वैल्यू के साथ रीसेट कर देंगे, और हमारी जो एक्सपायरी, जो कि पुरानी डेट हमने सेट कर रखी थी, उसको करंट डेट के साथ रिप्लेस कर देंगे। यानी उस टोकन को हम लोग तुरंत ही उसको एक्सपायर कर देंगे। अब इसको करने के दो तरीके थे। पहला कि कुकीज ही क्लियर कर दो, और दूसरा उस टोकन को एक्सपायर कर दो। तो हम लोग उस टोकन को एक्सपायरी वाला पार्ट करने वाले हैं, क्योंकि वो और भी ज्यादा सिक्योर्ड और भी ज्यादा इंडस्ट्री लेवल पे चीजों को काम करवाता है। तो सिंपली यहां मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट कुकी, और जिसमें हम लोग ने देखा था कि हम लोग के पास टोकन नाम से था। अब मैं रिप्लेस कर रहा हूँ सारी चीजों को। टोकन नाम से था, उसके अंदर की वैल्यू को एम्प्टी कर दो, और जो उसके अंदर की जो वैल्यू थी, जो कि HTTP ट्रू था, HTTP ओनली ट्रू, ये तो इतना तो सेम था, बट एक्सपायरी ये चेंज हो जाएगी कि इन एक्सपायर्स इन नहीं, सिर्फ एक्सपायर्स। और इसको मैं दे दूंगा न्यू डेट फंक्शन का यूज करूंगा, डेट 0। इसमें मैंने 0 इसलिए रखा है ताकि जो ब्राउजर है वो अपने कुकीज को तुरंत ही हटा दे, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुकी है। तो ये है JWT लॉगआउट का असली फंडा। टोकन को डिलीट कर दो और यूजर का एक्सेस खत्म हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग अपना रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, जो कि बेसिकली हम लोग का होने वाला है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200, और जेसन फॉर्मेट में मैसेज लॉग्ड आउट सक्सेसफुली। ठीक है, इतना बेसिक सा काम हम लोग ने कर लिया। तो देखते हैं टेस्टिंग वापस। तो लॉग आउट, और अगर मैं पोस्ट करूं इसको, देखिए लॉग्ड आउट सक्सेसफुली, और हमारी कुकीज जो थी वो भी अब हट चुकी हैं, क्योंकि अब वो कुकीज एक्सपायर हो चुकी थी, इसलिए ब्राउज़र ने उसको अपने आप ही हटा दिया है। तो ये था इतना बेसिक सा एक लॉग आउट फंक्शनैलिटी। तो हम लोग ने 3 चीज़ को देख लिया, कैसे यूज़र रजिस्टर करेगा, लॉगिन करेगा, और सारा काम खत्म होने के बाद लॉग आउट भी कर देगा। तो अब हम लोग एक बेसिक सा एक प्रोटेक्टेड राउट क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग मिडलवेयर्स का यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोटेक्टेड राउट्स के बारे में। तो अगर मैं सिंपल वे में प्रोटेक्टेड राउट्स को समझाऊं, तो बेसिकली प्रोटेक्टेड राउट्स वो राउट्स होते हैं जिसमें किसी तरह की हम लोग एक मिडलवेयर का यूज कर रहे हो, या कह सकते हैं एक प्रोटेक्शन दे रहे हो कि अगर कोई चीज है तभी वो उसके अंदर एंटर कर पाए। अब जैसे देखिए ये राउट हम लोग ने क्रिएट कर रखा है, तो इसमें बेसिकली सिंपल सा लॉजिक चल रहा है कि अगर लॉग आउट पे आएंगे तो ये कंट्रोलर चल जाए। बट प्रोटेक्टेड राउट में कुछ बीच में एक गार्ड की तरह कोई एक जन बैठ जाएगा। जैसे हम लोग ऑफिस जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम लोग की आईडी चेक होती है, और आईडी चेक होने के बाद ही हम लोग को उसके अंदर जाने मिलता है। तो बिल्कुल वैसे ही जो ये कंट्रोलर है, उस तक पहुंचने से पहले एक और फंक्शन जो कि चेक करेगा कि क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं एलिजिबल हैं। तो उस तरह की चीजों को हम लोग कहेंगे एक मिडलवेयर। तो अब सवाल उठता है कि मिडलवेयर क्रिएट कैसे करें। तो मिडलवेयर बनाने से पहले हम लोग को सबसे पहले अपना एक फोल्डर, जो कि मिडलवेयर नाम से हम लोगों ने क्रिएट कर रखा था, उसके अंदर हम लोग एक फाइल बनाएंगे जिसका मैं नाम दे दूंगा auth डॉट मिडलवेयर डॉट जेएस। ठीक है, तो अब एक मिडलवेयर नाम की फाइल हम लोग की बन चुकी है। अब मिडलवेयर बेसिकली हम लोग ने क्या कहा था, मिडलवेयर बेसिकली एक फंक्शन ही है। तो अब फंक्शन है, बिल्कुल हम लोग ने जैसे कंट्रोलर में यूज किया था बिल्कुल वैसा ही फंक्शन। तो इसलिए हम लोग इसको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि इसको एक्सपोर्ट करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। क्योंकि अगर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग अपने ऑथ राउट्स वाली फाइल में यूज कैसे करेंगे। अब मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट कुछ नाम देना पड़ेगा, तो ऑथ मिडलवेयर, या कुछ भी नाम दे सकते हैं आप यहाँ फिलहाल मिडलवेयर।
ठीक है, अब ये एक फंक्शन है, तो एक फंक्शन मैं क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर हम लोग के पास आपकी 3 पैरामीटर आएँगे, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। तो जिस भी फंक्शन में आपको नेक्स्ट पैरामीटर दिखे तो समझ जाइएगा वो एक मिडलवेयर फंक्शन है। ठीक है, तो अब ये चीज़ है। अब मिडलवेयर हम लोग बना क्यों रहे हैं? हालाँकि जो राउट हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं वो है प्रोफाइल राउट। तो मैं वापस राउटर का यूज़ करूँगा, राउटर। अब प्रोफाइल मुझे लेनी है तो डॉट गेट और इसके जो राउट बना दूंगा मैं कि मेरी प्रोफाइल मुझे शो करवाओ। अब मेरी प्रोफाइल कब दिखनी चाहिए? जब मैं लॉगिन रहूंगा, और लॉगिन रहूंगा उसका प्रूफ कैसे मिल रहा है? कि जब टोकन कुकीज में सेव हो तब। तो इसलिए हम लोग मिडलवेयर में जो भी फंक्शनैलिटी अभी क्रिएट करने वाले हैं उस पे बेसिकली हम लोग अपने टोकन को वेरीफाई कर रहे होंगे कि जो भी टोकन मैं अपने कुकीज में स्टोर कर रहा हूँ क्या वो मेरे लिए एक प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बढ़ते हैं अब हम लोग के कोड लिखने की तरफ। तो बेसिकली कुछ एरर्स आ सकते हैं, इसीलिए ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मुझे टोकन्स को एक्सेस करना है कि टोकन जो भी मेरा है, जो मैंने कुकीज़ में स्टोर करके रखा हुआ था, अगर टोकन सेव्ड है, तो इसका मतलब हम लोग 50% कह सकते हैं कि यूज़र लॉग्ड इन है। क्योंकि अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं होता, तो टोकन जैसी कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं होती। तो इसलिए सबसे पहले हम टोकन को रिक्वायर करते हैं अपने कुकीज़ से। अब रिक्वायर करना बेसिकली हम लोग को रिक्वेस्ट डॉट कुकीज ES लग जाएगा, डॉट टोकन नाम से हम लोगों ने क्रिएट किया था, तो डॉट टोकन लिख दूंगा। अब ये मुझे मेरा टोकन देगी, इसलिए मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देने वाला हूँ। तो मैं इसको वेरिएबल में एक स्टोर किए दे रहा हूँ। बट यहाँ अभी एक कैच है। वो क्या है कि मुझे अगर कुकीज को एक्सेस करना है तो मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। मैं कुकीज को क्रिएट तो कर सकता हूँ बट एक्सेस करना मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता। तो अब करें कैसे, सवाल उठता है। तो उसके लिए हम लोग को एक पैकेज की जरूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है कुकी पार्सर। तो सबसे पहले मैं अपने फोल्डर में आ जाता हूँ, सर्वर, और इसके अंदर हम लोग पैकेज इंस्टॉल करते हैं npm i कुकी पार्सर। ठीक है, जैसे ही एंटर करूंगा ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। तो इसने अपने सारी चीज़ों को इंस्टॉल कर लिया है। अब इसका बेसिक सा एक सेटअप भी होगा जो कि index.js वाली फाइल में होने वाला है। तो सबसे पहले जो हम लोग करते हैं सभी उसमें कि मैं इसको रिक्वायर कर लूंगा और एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा, कुकी पार्सर, जो कि मैं रिक्वायर करूंगा कुकी पार्सर पैकेज से। की पार्सर, ठीक है। अब ये एक तरह का मिडलवेयर की तरह काम कर रहा है। तो मिडलवेयर्स हम लोग सारे ऐप डॉट यूज में डिफाइन करते हैं। तो ऐप डॉट यूज और एक मिडलवेयर फंक्शन है। तो जो कुकी पार्सर, जो कि फंक्शन, जो कि वेरिएबल हम लोग ने क्रिएट किया है, उसको मैं कॉल कर रहा हूँ। बस इतना बेसिक सा सेटअप कुकी पार्सर का है। अब इतना सेटअप करने के बाद आप चीज़ों को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। पर ये सिर्फ बैक एंड में होगा, ये फ्रंट एंड में नहीं काम करेगा। तो अब हम लोग का काम हो चुका है। अब हम लोग मिडलवेयर वाले फोल्डर में वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो अब टोकन हो सकता है आए भी और ना भी आए। अगर टोकन नहीं होगा तो भी कुछ एरर देना होगा। तो मैं वो टोकन इज नॉट अवेलेबल, अगर टोकन नहीं है तो भाई सीधा सीधा एरर भेज दो कि टोकन नॉट अवेलेबल, तो अनऑथराइज्ड हैं आप इस चीज को एक्सेस नहीं कर सकते। तो रिटर्न रिस्पॉन्स स्टेटस, द स्टेट नहीं, स्टेटस 401, और जेसन फॉर्मेट में हम लोग डेटा भेज देने वाले हैं मैसेज में कि ओ ये क्या हो रहा है। मैसेज में सिंपल सा भेज दूंगा कि अनऑथराइज्ड। ठीक है, इतना बेसिक सा मैसेज मैंने भेज दिया है। तो इतना बेसिक सा मैसेज भेजने के बाद अब मेरा काम आता है कि जो भी टोकन मैंने सेव किया था, अब वो टोकन तो था कुछ एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में। अब एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में जो चीज़ें हैं मैं समझ तो पाऊंगा नहीं कि वो टोकन एक वैलिड टोकन है या नहीं है। इसलिए मुझे JWT का वापस से यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि JWT ही एन्क्रिप्ट कर रहा था। तो उसको डिकोड करने में भी J का WT ही यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग वापस से ऊपर JWT को रिक्वायर कर लेंगे, कॉन्स्ट JWT रिक्वायर जेसन वेब टोकन्स। ठीक है, इतना पार्ट हम लोगों ने प्रॉपरली कर लिया। अब JWT के अंदर एक और मेथड आता है जिसको हम लोग कहते हैं डॉट वेरीफाई। तो वेरीफाई, वेरीफाई, जिसके अंदर हम लोग दो चीज पास करेंगे। अब दो चीज क्या होगी, सबसे पहला अपना जो टोकन हम लोग को जो मिला है वो
मतलब बताना तो पड़ेगा किस चीज़ को डिकोड करना है, तो बोलता है ये टोकन को डिकोड कर दो और हमें सीक्रेट की पास करनी पड़ेगी क्योंकि बिना सीक्रेट की के ये उस चीज़ को डिकोड नहीं करने वाला। तो प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट, अब जो भी हम लोगों ने ई एन वी वाले फाइल में हम लोगों ने बनाया था JWT सीक्रेट्स नाम से, उसको उठा कर मैं सीधा यहाँ पेस्ट कर देने वाला हूँ। अब वेरीफाई करके ये हम लोग को डिकोड करके दे देगा। तो कॉन्स्ट डिकोडेड नाम के एक वेरिएबल में मैं इसको सेव कर दूंगा। इतना पार्ट बहुत ही इजीली हम लोगों ने डन कर लिया। टोकन वो एक्सेस करेगा, अगर टोकन नहीं है तो रिटर्न मैसेज कर देगा, अगर टोकन मिलता है तो वो उसको डिकोड करने वाला है। ठीक है भाई, इतना पार्ट तो बहुत ही इजीली डन है। तो जब वो डिकोड कर देगा तो उसके अंदर हम लोग यूजर नाम का एक डेटा को स्टोर कर रहे थे। अब यूजर नाम का नहीं, हालांकि यूजर का डेटा सेव कर रहे थे, जिसमें हम लोग एक आईडी को स्टोर कर रहे थे, यूजर आईडी। तो अब मुझे वेरीफाई करवाना होगा कि जो यूजर लॉग्ड इन है, क्या उसकी कोई यूजर अवेलेबल है भी या नहीं है। अब यूजर कैसे वेरीफाई करूं, तो मुझे उसका डेटा लाना पड़ेगा। अब डेटा मॉडल का यूज करने वाला है, तो यूजर मॉडल को मैं सिंपल डॉट फाइंड बाय आईडी, क्योंकि मुझे पता है कि उसके अंदर आईडी है, तो उसका मैं इजीली यूज कर सकता हूं। तो डी कोड वाले ऑब्जेक्ट में डॉट आईडी स्टोर, तो डी कोड वाले ऑब्जेक्ट में डॉट आईडी नाम से उसकी वैल्यू स्टोर कर। अब ये असिंक टास्क है, इसलिए इसके अंदर पूरा तो सिंक बना दिया। अब इसको मैं एक वेरिएबल स्टोर करते हैं, वेरिएबल स्टोर करते हैं, रिक्वेस्ट के साथ सभी लोगों को भेज दूंगा। अब ये रिक्वेस्ट के साथ कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो चीजें भी हम आगे देखेंगे। इसके बाद मैं चला दूंगा नेक्स्ट फंक्शन के, इसके बाद जो भी फंक्शन है उसको रन करवा दो। और एरर में मैं वापस से कुछ एरर भेज देता हूँ, response डॉट स्टेटस 401 और जेसन, जिसके अंदर हम लोग मैसेज भेज देंगे वापस से अनऑथराइज्ड, क्योंकि ये एक सिंपल सा मैसेज होना चाहिए। ऑथराइज्ड मिडलवेयर हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब मेन बात आती है कि ये रिक्वेस्ट डॉट यूजर को समझना और कैसे हम लोग चीजों को आगे और बढ़ाएं। तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर को कैसे समझेंगे, अब देखते हैं। राउट्स हम लोग क्रिएट कर रहे थे मी नाम का, अब मैं चाहता हूं हम लोग कंट्रोलर्स भी क्रिएट करेंगे। लोग क्रिएट कर रहे थे स्लैश नाम से, अब हम लोग उसका कंट्रोलर भी बिल्ड करना पड़ेगा। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट प्रोफाइल इज इक्वल्स टू फंक्शन रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स कॉमा रिस्पॉन्स। इसके अंदर हम लोग कोई भी रिस्पॉन्स भेजने वाले हैं। अब ऑथ राउट के अंदर मैं इसको गेट कर लेता हूं कि प्रोफाइल भाई उसको बुला लो। तो देखो प्रोफाइल इसने रिक्वायर कर ली है। अब एक चीज, प्रोफाइल डायरेक्टली नहीं चलनी चाहिए। मैं कहता हूँ अगर यूजर लॉग्ड इन है तभी वो चले। तो मैं यहाँ अपने मिडलवेयर को अप्लाई कर दूंगा। मिडलवेयर था मेरा ऑथ मिडलवेयर नाम से। तो अब देखो हो क्या रहा है, जैसे मैं लिखा उसने अपने आप को रिक्वायर कर लिया। अब जैसे ही मैं मी स्लैश को मतलब स्लैश मी वाले जो राउट को हिट करूंगा, तो सबसे पहले ये ऑथ मिडलवेयर वाला फंक्शन चलेगा। तो मतलब हम लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पहुंचेंगे तो सबसे पहले ये करेगा क्या, सबसे पहले ये कुकीज से टोकन ढूंढने वाला है। तो अगर टोकन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, तो वो डिकोड करने की तरफ बढ़ेगा। बट अगर टोकन नहीं मिलता है तो वो पहले ही मैसेज भेज देगा कि अनऑथोराइज्ड, मतलब बोलेगा चाहे लॉग इन करके आओ। ठीक है, अब टोकन मिल जाता है, वो डिकोड भी कर लेता है, तो उस यूजर को फाइंड करेगा। अब जब उस यूजर को फाइंड करेगा तो उसको रिक्वेस्ट डॉट यूजर में भेज देगा। अब ये रिक्वेस्ट डॉट यूजर क्या है और नेक्स्ट क्या कर रहा है, तो अगर जैसे ये नेक्स्ट फंक्शन चलता है, इसका मतलब इसके बाद वाली चीज चल जाए, मतलब प्रोफाइल चल जाएगी। ठीक है, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ रिक्वेस्ट डॉट यूजर में भेज रहा है, तो इसका मतलब कि जब प्रोफाइल तक मैं पहुंचूंगा तो मेरा जो ये रिक्वेस्ट पैरामीटर था, अब इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर हो चुकी होगी डॉट यूजर्स नाम से। डॉट यूजर, यूजर है या यूजर से चेक कर लेते हैं, यूजर है बिल्कुल। तो डॉट यूजर नाम में उसकी वैल्यू स्टोर हो चुकी होगी, जिसके अंदर हमें पूरा यूजर का डेटा मिल रहा होगा जो भी लॉग्ड इन है। तो बेसिकली इसी चीज को मैं यूज करूंगा और इसको मैं भेज दूंगा एज अ रिस्पॉन्स अपने इस राउट का। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस बेसिकली 200 रहेगा, क्योंकि सारी चीजें परफेक्ट चल रही हैं। अब इसमें मैं एरर हैंडलिंग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहां तक वो चीज पहुंचेगी ही नहीं अगर कोई टोकन नहीं होगा। तो सारी डेटा हैंडलिंग या जो भी एरर हैंडलिंग हमको करना है वो हम लोग ने मिडलवेयर में ही कर लिया है। इसमें मैं एक यूजर भेजूंगा मैसेज के साथ साथ यूजर, जिसमें वैल्यू होगी रिक्वेस्ट डॉट
यूज़र की। तो अपने फटाक से मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, npx nodemon और इंडेक्स। ठीक है, ये स्टार्ट हो जाए। ठीक है, सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 3000। अब देखो MongoDB कनेक्शन नहीं लिख के आया, तो देखिए ये एरर हो सकता है आप में भी आ जाए कभी कदार। तो इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें तो सेम थी, हम लोगों ने कोई चीज़ें चेंज भी नहीं की। तो बेसिकली करना क्या है, विंडो प्लस आर क्लिक करें, सर्विस डॉट एम एस सी, ये चीज़ को आप यहाँ सर्च कर ले, सर्विस डॉट एम एस ई, और इसको क्लिक कर लूंगा मैं। तो देखो एक विंडो ओपन होके आएगी। अब इस विंडो ओपन होके आ रही है, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे हम लोग और ढूंढेंगे अपने MongoDB को। तो ये एम से MongoDB सर्वर, देखो यहाँ स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब अब तक हम लोग का MongoDB सर्वर स्टार्ट नहीं है। तो इसे जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये उस सर्वर को स्टार्ट कर रहा है, और जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा तो देखो यहाँ स्टॉप एंड रीस्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो बेसिकली अब हमें कुछ नहीं करना, अब इसको मैं काट दूंगा। अब मैं देखूं, कुछ बेसिक सा फाइल चेंज करूंगा इसके अंदर। देखो वापस, अब देखो वापस कनेक्टेड टू डेटाबेस आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग पोस्टमैन की तरफ बढ़ते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। तो ऑथ देखो मैंने लिख रखा है, गेट राउट है। अभी लॉगिन नहीं है, लॉगिन कैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर होता तो मुझे कुकीज स्टोर हो रही होती। तो मैं सेंड करता हूँ। ओके, तो कुकीज पहले से स्टोर थी, पहले कोई यूजर हम लोग ने लॉगिन कर रखा था जब हम टेस्ट कर रहे थे लॉगिन वाले राउट को, तो वो हम लोग ने स्टोर कर रखा था। तो जैसे ही मैंने भेजा, तो वो मुझे सारा डेटा यूजर का दे रहा है। बट अगर मैं auth डॉट मी और लॉगिन वाला फंक्शनैलिटी चला दूं, पोस्ट मेथड था वो, अब सेंड कर दूं। ओ, लॉगिन लिख दिया मैंने गलती से, लॉग आउट। ठीक है, लॉग आउट सेंड। तो देखो लॉग आउट सक्सेसफुली और कुकीज भी हट चुकी है। अब मैं मी वाले राउट को चेक करता हूँ, जो कि हम लोग को प्रोफाइल शो कर रहा था। वो एक गेट रिक्वेस्ट थी, तो गेट रिक्वेस्ट किया और अब सेंड करता हूँ। देखो अनऑथराइज लिख के आ रहा है, क्योंकि कुकीज है ही नहीं, तो वो चीज़ को वर्क करने ही नहीं वाली है। ये था हमारा पूरा बैकएंड का प्रोसेस। बैकएंड अब ऑफिशियली यहाँ से खत्म हो चुका है। ऑथराइजेशन में इतना ही पार्ट हमको करना होता है। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं फ्रंट एंड की तरफ, जो कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पूरा फ्रंट एंड में कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है वो देख रहे होंगे।